के ड्रीम करियर्स रहते हैं वो सर की लाइफ रही है। आपका बहुत फाड़ू करियर रहा है। रुचिर शर्मा एक मशहूर ग्लोबल इन्वेस्टर और बेस्ट सेलिंग ऑथर है जो दुनिया के इमर्जिंग मार्केट्स पर अपने इनसाइट्स के लिए जाने जाते हैं। 20 साल का तजुर्बा और बिलियन डॉलर असेट्स मैनेज करने की कला ने उन्हें ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा नाम बना दिया है। 1996 में आपको $100,000 एनुअल इनकम का जॉब ऑफर मिला और आपकी एज क्या थी तब? उस टाइम मैं 22 साल का था। आप वहाँ के साउथ बॉम्बे में रह रहे हो। एक तरह से हाँ बिल्कुल, मैं सेंट्रल पार्क में रहता हूँ। बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स आपकी लाइफ को देखकर ये समझेंगे कि यार ये ही ड्रीम है, पर क्या आप उन्हीं भारतीय स्टूडेंट्स को ये कहोगे कि बेटर जॉब्स के लिए, बेटर सैलरीज के लिए अमेरिका जाना चाहिए? अमेरिका की इकोनॉमी बाहर से तो बहुत अच्छी लगती है, पर अमेरिका के अंदर, अमेरिका में आज बहुत लोग जो हैं, यंग लोग, वो अपना घर नहीं खरीद पाते। सर मोस्टली ना आम जनता जब बजट्स निकलते हैं हर साल, बजट्स को टैक्सेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट जब भारतीय बजट्स अनाउंस होते हैं आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? अगर आप 50% से ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो तो इफेक्टिवली आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो। बहुत सारे एग्जिट पोल एक्सपर्ट्स न्यूज चैनल्स पर प्रेडिक्शंस दे रहे थे इलेक्शंस के, पर आप ही इकलौते वो इंडिविजुअल थे जिन्होंने एग्जैक्टली जो प्रेडिक्ट किया वही हुआ इलेक्शंस में। जो मोदी जी की गवर्नमेंट है अभी, आपको लगता है एज एन इकोनॉमिस्ट वो सही इकोनॉमिक पॉलिसीज अप्लाई कर रही है हमारे देश में? ज़्यादातर अगर मैं सरकार की जो पॉलिसीज देखूं, मुझे थोड़ी सी चिंता है। लोग भारत में पैसे क्यों नहीं डाल रहे? यहाँ ईज ऑफ बिजनेस ठीक ठाक नहीं है। अभी तक काफी मुश्किल है। अमेरिका, चाइना छोड़िए, वियतनाम जैसा देश है, उधर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से ज्यादा आ रहा है। इट्स द टाइम फॉर न्यू इकोनॉमिक चेंजेस फॉर इंडिया। आने वाले 10-15 सालों में भारत को क्या करना चाहिए? पहली बात तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल मिडिल क्लास या तो बिलो मिडिल क्लास। अगर आप उनके फाइनेंशियल एडवाइजर या करियर एडवाइजर होते, आप उन्हें क्या कहते? जब हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, गोल सिर्फ ये था कि भारत को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलनी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि TRS वाज वन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पॉडकास्ट। पर आज तक जितने भी गेस्ट आए ना TRS पर, वो आज के गेस्ट जितने मटीरियली सक्सेसफुल शायद ही है। रुचिर शर्मा एक ग्लोबल इन्वेस्टर है, वॉल स्ट्रीट में काम किया, ये फाइनेंशियल टाइम्स के लिए भी राइटिंग कर चुके हैं, 5 किताबें लिखी हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, पैसों के बारे में। एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है इनका, और ये ग्लोबल थॉट लीडर है। यानी कि दूसरे देशों के लोग एक भारतीय इंसान को देखकर ये कह रहे हैं कि यार इनकी राय लेनी चाहिए, इनसे हमें सीखना चाहिए। तो आज मैंने रुचिर सर से बहुत बेसिक प्रैक्टिकल सवाल पूछे कि खुद की लाइफ को कैसे शेप अप करना चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में क्या समझना चाहिए एक आम आदमी को जो भारत में है। आप आज इकोनॉमिक्स के बारे में भी सीखोगे, पर उसके साथ साथ खुद के फाइनेंशियल जर्नी के लिए लाइफ लॉन्ग लेसन सीखोगे रुचिर शर्मा सर से। ये एक बहुत नॉलेजेबल इंसान है, मैं खुद इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये ना उनका सिर्फ पहला हिंदी पॉडकास्ट है, उनकी सारी किताबें हम लिंक कर देंगे नीचे। पर अभी के लिए बस बैठो और इस महान दिमाग से सीखते जाओ TRS के इस बढ़िया डीप फाइनेंशियल एपिसोड में। इट्स रुचिर शर्मा सर ऑन TRS। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ रुचिर शर्मा, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ। जो लोगों के ड्रीम करियर्स रहते हैं वो सर की लाइफ रही है। आपकी शुरुआत हुई थी भारत में, बिल्कुल ठीक है, और आपने बड़े बड़े कंपनीज के लिए काम किया। शॉर्ट में बता सकते हो आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल है क्या? मैंने अपना करियर जो शुरू किया वो मैंने 17 साल के उम्र से पहले लिखना शुरू किया जी। तो जब मैंने स्कूल के बाद मैंने इकोनॉमिक टाइम्स के लिए, जो उस टाइम और अभी भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल अखबार रह चुका है, उसके लिए मैंने एक कॉलम लिखना शुरू किया कि दुनिया में और क्या हो रहा है। और उस कॉलम के पढ़ने के बाद मॉर्गन स्टैनली, जो एक बड़ा फाइनेंशियल फर्म है, उन्होंने मुझे बोला कि लिखना विकना तो ठीक है, आप और पढ़ना चाहते हो कि आप पैसा बनाना चाहते हो? तो मैंने बोला कि मैं पैसा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा एम्बिशन उस टाइम था
कि मैं कॉलेज जाऊं और कॉलेज के बाद मैं बाहर PhD करने जाऊं, अपना डॉक्टरेट करने जाऊं। पर 22 साल की उम्र में मॉर्गन स्टैनली ने मुझे एक $100,000 प्रॉमिस किए थे उस टाइम। ये 1996 की बात है, हाँ, हर साल के लिए। वाह। और उस टाइम इतनी आमदनी बहुत बड़ी लगी थी मुझे, तो इसलिए मैंने अपने PhD का जो एम्बिशन था वो मैंने रद्द कर दिया और मैंने मॉर्गन स्टैनली ज्वाइन कर दी। उसके बाद मैं 25 साल तक मॉर्गन स्टैनली में रहा। मैंने पहले इंडिया में काम किया और काफ़ी घूमा। 1997-98 में ईस्ट एशिया है, वहाँ पर बहुत बड़ी क्राइसिस हुई थी। सारे जो देश थे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वहाँ पर बहुत तहलका मचा था और उनकी जो पूरा ग्रोथ मिरेकल था उसके पहले, वो सब ख़त्म हुआ था। तो इसलिए मैंने वो भी जाके कवर किया। और जब आप इतना सारा ब्लडशेड देख रहे हो 22, 23, 24 साल में, वो आपके ऊपर बहुत ही प्रभाव करता है। तो इसलिए मैंने पहले वो सब किया और फिर 6 साल ये सब करने के बाद मैं न्यूयॉर्क गया और मैंने फिर मॉर्गन स्टैनली में न्यूयॉर्क में 20 साल और काम किया। तो 25 साल तक मैंने मॉर्गन स्टैनली के साथ काम किया। पर इस दौरान एक चीज़ मैंने हमेशा फोकस पे रखा कि मैं हमेशा लिखता रहा, क्योंकि मेरे लिए लिखना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ के लिए। 1991 से मेरा सिलसिला शुरू हुआ लिखने का। जब मैं 17 साल का था, स्कूल के बाद जब मैं कॉलेज में था, मैं जाके इकोनॉमिक टाइम्स को अपना कॉलम हर संडे देता था। और उसके बाद पिछले कोई 33 साल में ऐसा कोई महीना नहीं गया है जब मैंने कुछ किसी अखबार के लिए दुनिया में लिखा नहीं है। तो वो एक मेरा पैरेलल ट्रैक रहा है। और मेरा अदर जो दूसरा ट्रैक वो रहा है वो है एक पैसों छापने का। हाँ, पैसे कमाने का। और ये भी मतलब इंग्लिश में एक मतलब कहावत है, दैट आई राइट फॉर द शो, आई इन्वेस्ट फॉर द डो। अब इसका क्या मतलब रहता है? इसका मतलब ये रहता है कि लिखना अच्छा है, पर लिखने से कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बनते। पर जब आप एक इन्वेस्टर हो, जो मेरा मॉर्गन स्टैनली में करियर था, उससे पैसे बनते हैं जी। तो इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके, और आज भी मेरा खुद का एक फर्म है, उसका नाम ब्रेकआउट कैपिटल है, उसमें भी मैं मतलब इन्वेस्ट करता हूँ। और रॉकफेलर है, एक बड़ी कंपनी है और काफ़ी बड़ा नाम है उनका अमेरिका, उनका मैं चेयरमैन हूँ ऑफ रॉकफेलर इंटरनेशनल। वाह। उन दोनों से थोड़ी आमदनी हो जाती है और लिखने से जो मेरा ऑडियंस से कनेक्शन रहता है वो जारी रहता है। ओके, पार्डन माई डायरेक्टनेस एंड द लैंग्वेज, ठीक है, पर आपका बहुत फाड़ू करियर रहा है। आपने सही क्या किया है खुद के करियर में जो एक 20 साल का लड़का या 20 साल की लड़की आज कर सके? ये सवाल मुझसे पहले भी लोगों ने पूछा, पर मेरी एक है कि ऑफकोर्स कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, बहुत लोग थे मेरे स्कूल में जो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, मुझसे ब्राइटर थे, जिनके एकेडमिक्स में मार्क्स ज़्यादा आते थे। पर मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मैंने काफ़ी यंग एज पे मेरा माइंड मेडअप हो गया कि मुझे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, स्पेशली वॉल स्ट्रीट जैसे कहते हैं, यूएस का जो मेन स्टॉक मार्केट है, वहाँ पर कैसे पैसे बनते हैं, मुझे उस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने जो है उस टाइम से ये ठान लिया कि मुझे सिर्फ ये करना है। तो इसलिए मैंने सारा जो अपनी एनर्जी थी उस पर फोकस करी। स्कूल चलता रहा, कॉलेज भी गया मैं, और वहाँ पर बेसिक मार्क्स थे एग्ज़ाम पास करने के लिए, वो मैं लाता रहा। पर मुझे कोई एम्बिशन नहीं था कि मैं क्लास टॉप करूँ। और मैंने ज़्यादातर ये देखा कि जो भी क्लास टॉप करता है, काफ़ी कम ऐसे लोग होते हैं जो जाके ज़िंदगी में बहुत सक्सेस होते हैं। क्यों? ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा है कि आप स्कूल में अगर सारे सब्जेक्ट्स कंबाइन करके आपकी टॉप रैंकिंग आती है ना, तो उसमें ये एक अंग्रेज़ी कहावत है दैट यू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक चीज़ मास्टर करो, उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, उसको परस्यू करो, तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा रहते हैं। पर अगर आप चाहते हो कि मैं सब चीज़ करूं और आपका कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि मैं 3 साल ये ट्राई करूंगा, 4 साल वो ट्राई करूंगा, तो उससे काफ़ी टाइम लगता है कि आप कैसे बनो। कितनी किताबें लिखी हैं आपने? 5 अभी तक। 5? हाँ, अलग अलग टॉपिक्स पे? नहीं, मतलब ब्रॉड टॉपिक तो वही है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को लेके।
तो मैंने पहले 20 साल में तो मैंने कोई किताब नहीं लिखी थी। पहले 1991 से मैंने लिखना शुरू किया। मेरी पहली किताब ब्रेकआउट नेशंस आई 2012 में, और अभी पिछले 12 सालों में मैंने 5 किताबें लिखी हैं। मेरी लेटेस्ट किताब तो ये है, व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म, पर पिछले 12 साल में मैंने 5, पर मैंने लिखने का सिलसिला हमेशा जारी रखा। ब्यूटीफुल सर। आगे बढ़ने से पहले मैं ऑडियंस को एक बात बताना चाहूँगा हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट के बारे में। मुझे याद है शायद 4 महीने पहले हमने वो पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग करी थी। ये इलेक्शन से पहले हुआ था और बहुत सारे एग्जिट पोल एक्सपर्ट्स आकर न्यूज़ चैनल्स पर प्रिडिक्शंस दे रहे थे इलेक्शंस के। पर आप ही इकलौते वो इंडिविजुअल थे जिन्होंने एग्जैक्टली जो प्रिडिक्ट किया वही हुआ इलेक्शंस में। पूरी दुनिया मोदी गवर्नमेंट के बारे में क्या सोच रही है, पिछले 10 सालों के बारे में क्या सोच रही है, और जो इस इलेक्शंस में हुआ क्या दुनिया को पता चला है कि क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ लोकसभा सीट्स एटसेट्रा एटसेट्रा? हाँ, तो 2 चीज़। एक तो ये जो चुनाव थे और आपने इसके बारे में भी बोला कि लोगों को बाहर, स्पेशली अमेरिका में, यूरोप में, ये लग रहा था कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है, हमारा लोकतंत्र है, वो खतरे में है। ये नैरेटिव वहाँ पर बिल्ड हो रहा था। उनको लग रहा था कि मोदी की सरकार ऑपोजिशन को पूरा ख़त्म कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है। तो जब मैंने अपना पहला इस पर आर्टिकल लिखा था और इसके बारे में हमने बात भी करी थी, और मैंने बोला था कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई मतलब ये ऐसा नहीं है कि मोदी प्रभावित है पूरे देश में। तो लोग जो वेस्ट में, उनको काफ़ी शौक हुआ था कि रियली इंडिया में ये हो रहा है। इलेक्शन के बाद मुझे लग रहा है कि ये सब जो बातें थी कि इंडिया की डेमोक्रेसी डेंजर में है, लोकतंत्र खतरे में है, वो सब बात अब ख़त्म हो गई है। तो अब जो इंडिया का जो रिस्पेक्ट है एज अ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मुझे लग रहा है इस चुनाव के बाद वो बहुत बड़ा है। और ये सब बात कि चुनाव में ये कोई ईवीएम फ्रॉड चल रहा है, ये सब बात अब काफ़ी कम हो गई है। तो सबसे बड़ी अच्छी बात तो मुझे लगी है इस चुनाव के बाद कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है उस पे लोगों का बाहर भी, इंडिया में भी, पर बाहर भी ट्रस्ट जो है बहुत इंक्रीज हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात। इसकी वजह से एफडीआई बदलेगी शायद, पर आई थिंक और ये भी लगा है कि स्टॉक मार्केट का जो रिएक्शन रहा है चुनाव के बाद, वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट रिएक्शन रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को लगा था, और मुझे भी लगा था कि अगर नंबर ज़्यादा घट गए बीजेपी सरकार के, तो शायद स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं आए और उनको लगे कि इतनी मजबूत सरकार नहीं है तो ये रिफॉर्म नहीं होंगे, वो रिफॉर्म नहीं होंगे। पर देखिए अभी मतलब 2-3 महीने बाद स्टॉक मार्केट तो और ऊपर है उसकी तुलना में। तो कॉन्फिडेंस जो है कि कोई भी सरकार हो और इलेक्शन रिजल्ट कोई भी आए, इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो जारी रहेगी। मेरे ख्याल से उसमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है दुनिया भर में। तो ऑल इन ऑल लुकिंग गुड। या ऑल इन ऑल आज से कि जो इंडिया की जो स्थिति है वो इवन काफ़ी अच्छी लग रही थी, पर पिछले 3 महीने में चुनाव के बाद और अच्छी हुई है। मेरे ख्याल से भारत आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा है जहां बहुत सारे लोगों के अगले 20 सालों के लिए बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं। बहुत कुछ जान रहे भारतीय दुनिया के बारे में, पर दुनिया भी अभी टर्मोइल में है। वॉर्स चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकली चीज़ें बहुत वॉलेटाइल है। भारत में पॉलिटिकल चेंजेस हो चुके हैं, पर अमेरिका में जो पॉलिटिकल चेंजेस और जो इकोनॉमिक चेंजेस होने जाएंगे अभी अगले 6 महीनों में, वो दुनिया को इफेक्ट करेंगे। बिल्कुल। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, एकदम ठीक बात कर रहे हैं। पर इसमें मेरी अंग्रेजी में एक कहावत है कि वो है, हिस्ट्री इज़ बेटर रिमेंबर्ड देन इट्स लिव्ड। अब इसको मैं समझाता हूँ। इसका मतलब कि जो हम हमेशा सोचते हैं कि जो पहले हुआ था वो उस टाइम कितनी ज़िंदगी आसान थी, कितनी ज़िंदगी एकदम सिंपल थी, पर और आज जो हो रहा है वो इतनी मुश्किल है। एक क्राइसिस हो रही है, जैसे आपने बताया, कभी कुछ इजराइल में है, कभी कुछ मिडल ईस्टर्न में है। तो हमें लगता है कि अभी जो जिस दौर से हम जा रहे हैं वहाँ पर बहुत अनसर्टेनिटी है, और पहले सब ठीक होता था।
और मेरा ये मानना है कि ये गलत बात है, और ये गलत बात इसलिए है क्योंकि अगर आप 20 साल पहले भी देखें तो उस टाइम भी आपको लगता होगा कि जब हम उस टाइम उस दौर से गुजर रहे थे कि कुछ बहुत ही अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, और हमेशा किसी भी टाइम लगता है कि कहीं ना कहीं कोई वॉर हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, पर 90% टाइम ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए बोलता हूँ हिस्ट्री इज़ बेटर रिमेंबर देन इज लिव्ड। ये अंग्रेज़ी में काफ़ी अच्छी बात है और इससे मैं एकदम वाकिफ़ हूँ। वाह, ओके। सर ने मुझे बताया था कि 25 सालों में डेटा का यूज कैसे करते हैं ये सर ने सीखा है। हाँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम सर को बहुत भारत स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे। 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है पर कैपिटा इनकम, दूसरा पॉइंट है जॉब मार्केट जो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है आज, और तीसरा पॉइंट है रिसेशन। पहले तो ये रिसेशन के बारे में बताओ, क्या दुनिया में एक बहुत ज़बरदस्त रिसेशन आने वाली है? मुझे इसके अभी कोई ऐसे आसार नहीं दिखते कि इतनी भारी मंदी आएगी कि वो पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को डुबाएगी। मेरा मानना ये है कि अमेरिका जो है उसने बहुत कर्जा ले रखा है। तो जो अमेरिका का जो काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ रही है स्पेशली पिछले 5-10 साल में, ये बहुत डेट लेके ग्रोथ रही है, बहुत कर्जा लिया है अमेरिका ने। अमेरिका की सरकार बहुत कर्जा ले रही है क्योंकि उनको ये लगता है कि देखो सारी दुनिया को तो हमारा पैसा चाहिए, डॉलर जो उनकी करेंसी है वो सब इस्तेमाल करते हैं, तो जितना कर्जा लो वो कोई ना कोई दुनिया में उसको हमेशा हमें फंड करता रहेगा। और मुझे इस बात से थोड़ा डर लगता है क्योंकि अगर कोई भी ऐसे समझे कि हमारी बात अलग है, हम कितना भी कर्जा ले लें कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से गलत बात है। तो अमेरिका जहाँ मैं रहता हूँ, जैसे आपको मालूम है, मैं अमेरिका पे पिछले 20-25 साल पे काफ़ी बुलिश रहा हूँ, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ, पर मुझे अभी इस बात से थोड़ा डर हो गया है कि अमेरिका में ये लोग बहुत कर्जा ले रहे हैं और इतना कर्जा कौन इसको फंड करते रहेगा। और अभी हम अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के दोनों लीडिंग कैंडिडेट्स हैं, ट्रंप और कमला हैरिस, दोनों ऐसे बात कर रहे हैं कि हम और कर्जा लेंगे और उसका कोई नतीजा नहीं रहेगा। तो जब आप कह रहे हो कि अमेरिका ने बहुत कर्जे लिए, लोन्स लिए, किससे? हाँ, तो अमेरिका की सरकार ऐसी है कि वो खुद पैसा छापती रहती है क्योंकि जो डॉलर है वो उनकी करेंसी है, तो इसलिए उनके पास काफ़ी पावर है कि वो कर्जा लेते रहें और जो लोग हैं वो अमेरिका की डेट जो है वो खरीदते रहते हैं। आई थिंक हमें पहले ना डॉलर की बातें करनी चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डॉलर की अहमियत बदल गई दुनिया में। बिल्कुल। हाँ। ये समझाइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या और आज रियलिटी क्या है, क्योंकि रशिया चाइना जैसे देश डॉलर की रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो ये टाइमलाइन शॉर्ट में समझा दीजिए कि हुआ क्या एग्जैक्टली। हाँ, तो देखिए अगर आप पूरी इतिहास में देखेंगे तो हमेशा हर 100 साल कोई ना कोई करेंसी रहती है जो पूरी दुनिया की सबसे डोमिनेंट करेंसी रहती है। हाँ, तो आपने बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम डॉलर उभर के आया और तब से डॉलर ही एक करेंसी है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है जी, कॉमन करेंसी हो गई। उसके पहले यूके की जो करेंसी थी पाउंड, वो 100 साल तक एकदम डोमिनेंट थी। उसके पहले फ्रांस की करेंसी होती थी 100 साल के लिए। उसके पहले होता था स्पेनिश जो करेंसी है, उसके पहले पोर्चुगीज़ और उसके पहले डच। तो हर 100 साल में ऐसा रहा है कि कोई ना कोई करेंसी रहती है जो बिल्कुल वर्ल्ड को डोमिनेट करती है जी। और वो ज़्यादातर उस देश से आती है जो एकदम सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर रह चुका हो। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। एग्जैक्टली, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बताइए उसको। तो इसलिए ये डॉलर जो है पिछले 100 साल से ऐसा रहा है। उसके पहले यूके, ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहलाते थे, वो सबसे वर्ल्ड का डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर था और उनका कंट्रोल बहुत था, पर उन्होंने भी बहुत कर्जा लिया एंड में, और बहुत कर्जा लेने के बाद और यहाँ पर काफ़ी वॉर फाइट करके
उनकी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ट्रबल में रह गई, और उस टाइम अमेरिका उभर के आया। मतलब जब मैं आपको 10 रुपए देता हूँ, हम्म, वो रुपीस भी डॉलर के अगेंस्ट बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क होता है। हाँ इसका मतलब है कि दुनिया के हर देश में हाँ डॉलर्स रखे हुए हैं हाँ सेंट्रल बैंक्स में, हाँ राइट? हाँ एक सर्टेन नंबर ऑफ डॉलर्स, हाँ और आपकी खुद की करेंसी, खुद के देश की करेंसी उसके अगेंस्ट इन अ वे कंपेयर की जाती है। कंपेयर की जाती है। और जो सारा ट्रेड होता है, जैसे लगभग 90% जो ट्रेड दुनिया में होता है वो डॉलर में होता है। यानी कि जब आप किसी देश से ऑयल खरीद रहे हो, हाँ, प्लास्टिक खरीद रहे हो, हाँ, वो डॉलर्स में ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली वो डॉलर में ट्रांजैक्शन रहती है। उसके पहले पाउंड्स, उसके पहले फ्रैंक्स, हाँ, उसके पहले स्पेनिश, डच। एग्जैक्टली ओके, हाँ। तो ये सिलसिला रहा है कोई 600 साल से। वाह। हाँ, तो ये मतलब आर के हिस्ट्री की। पर सबसे बड़ी गलती जो देश करते हैं वो ये करते हैं कि वो समझते हैं कि अब हमारे पास ये पार है, अब इसको हम कैसे यूज़ करें और कभी कभी इसको कैसे अब्यूज़ करें। वाह। और मुझे लग रहा है कि अमेरिका में 2 गलतियां कर रहा है। एक गलती अमेरिका ने ये की है कि इन्होंने बहुत कर्जा लिया है, इतना कर्जा लिया है कि अभी इसको कौन फंड करेगा और कौन इतने डॉलर खरीदते रहेगा, ये मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल उभर के आएगा। तो एक ये कंसर्न है। दूसरी चीज़ मेरे ख्याल से जो अमेरिका ने गलती की और जो आपने अभी इसके बारे में रेफ़र किया कि 2022 में जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, तो उस टाइम अमेरिका ने जाके बहुत बड़े सैंक्शंस इम्पोज किए, और सबसे पहली बार और रशिया को उन्होंने जो उनके सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे जो उन्होंने बाहर रख रखे थे, सेंट्रल बैंक्स में डॉलर में रख रखे थे, वो सारे जब्त कर लिए और ये बोल दिया कि रशिया को हम जो पूरा इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है और है इससे हम निकाल रहे हैं। ओके, बेसिकली रशिया के लिए जिंदगी मुश्किल करने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल, ये जियोपॉलिटिकल रिस्पांस था। तो ये जियोपॉलिटिकल रिस्पांस था, पर इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो अमेरिका का रोल है वो सिर्फ अमेरिका और रशिया के बीच में नहीं है, क्योंकि अमेरिका इज इन कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी, तो उनका इन्फ्लुएंस जो है और जो बायलैटरल ट्रेड से ज़्यादा रहता है। तो और जब अमेरिका ने कहा कि रशिया को उस सिस्टम से बाहर निकाल दिया, कंप्लीटली बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो आपने रशिया को चोट पहुंचाई, आपका वो एम था तो आपने किया, पर इससे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट नेगेटिव साइड इफेक्ट हुआ है इंडिया में भी, और जो और नेशन है चाइना, जो जिसके साथ अमेरिका के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, उन लोगों को और इन देशों को डरने लगने लगा कि अगर आज अमेरिका ने रशिया के साथ किया है, कल वो हमारे साथ भी हो सकता है। मतलब अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा पावर बहुत है, ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है, इसी डॉलर के लॉजिक की वजह से, इसी डॉलर की वजह से। तो इन्होंने इस पावर को बुरी तरह से यूज़ किया। दूसरे देशों को पता चला है कि भाई अच्छा, अमेरिका की ये रियलिटी है, हाँ, हमारे साथ भी कल ये हो सकता है। एग्जैक्टली ओके, हाँ, तो अब ये सब देश जो हैं चाहते हैं कि हम थोड़ा अपना इंडिपेंडेंस बना रखें, तो इसलिए बहुत जो सारे देश हैं उन्होंने बात शुरू करी कि हम कैसे ट्रेड करें, हम कैसे जाएं कि हमें इतनी डिपेंडेंस जो है डॉलर पे नहीं रहे। और जो आपने पहले बात करी कि जो दुनिया भर में काफ़ी सेंट्रल बैंक्स हैं, ये सेंट्रल बैंक्स अपना पैसा डॉलर में रहते हैं, पर अब उनको लगा कि इतना सारा पैसा हमारा डॉलर में रखना शायद गलत बात है, तो इन लोगों ने जाके सोना या गोल्ड खरीदना शुरू किया बहुत ज़बरदस्त ताकत में। तो अगर आप देखेंगे कि एक चीज़ जो हुआ है कि जो गोल्ड का दाम है बहुत बड़ा है पिछले 2 साल में, और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये रहा है कि जो सारे सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया भर में, ये जाके अब गोल्ड खरीद रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम जो हमारा पैसा है, जो उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहलाते हैं, जो उनके रिजर्व्स हैं, हम इतना सारा पैसा डॉलर में नहीं रखेंगे, हम थोड़ा बहुत अब जाके गोल्ड में रखेंगे, या और जो छोटी करेंसीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया की हो, स्विस हो, हम इन चीज़ों में रखेंगे। तो इससे डॉलर का जो इन्फ्लुएंस है धीरे धीरे, इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है जी, पर धीरे धीरे डॉलर का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। क्या इस पूरे बदलाव की वजह से इंडिया भी अफेक्ट होगा?
हाँ, इंडिया इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट मुझे ये लगता है कि जो डॉलर है वो अगले 5-10 साल में काफ़ी कमज़ोर होके जाएगा। और इसमें भी इंडिया का एक इफ़ेक्ट ये रहेगा हम लोगों के लिए कि इंडिया में हमेशा ये माइंडसेट रहा है कि डॉलर ले लो जितने डॉलर लेने हैं, और जो रुपये की वैल्यू है वो हमेशा हमें लगता है कि ओवर टाइम गिरती चली जाती है। अगर आप अभी भी देखेंगे कि कोई 15-20 साल पहले रुपये की जो वैल्यू थी वो कोई 40 रुपये होती थी, अब जाके 80 से ऊपर है। तो ये हमेशा ट्रेजेक्ट्री रही है। पर मुझे लगता है कि अगर हम लोग इंडिया में हमारी पॉलिसीज़ ठीक रहे तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट से अगले 5 साल में जो रुपये की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले भी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। रुपये की स्ट्रेंथ बढ़ेगी बेसिकली। हाँ, मुझे लग रहा है। या डॉलर की स्ट्रेंथ घटेगी? डॉलर की स्ट्रेंथ घटेगी, और अगर हम लोग अपनी पॉलिसीज़ ठीक तरह करें तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो शायद बढ़ेगी। ओके, अगर आपके आज 2 बच्चे होते और उन दोनों ने आपसे कहा कि पापा हमें अमेरिका जाना है जॉब के लिए, आप क्या कहते हो उन्हें? मेरे ख्याल से अमेरिका में जाना इन टर्म्स ऑफ आई थिंक पढ़ने के लिए अभी तक वहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप जा सको तो जाओ। पर जो मैंने अपनी किताब लिखी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैंने इस किताब में ये लिखा है कि अमेरिका में भी आज जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक हो गई है, क्योंकि अमेरिका में जिसमें लिखा है कि अमेरिका की इकॉनमी बाहर से तो बहुत अच्छी लगती है, पर अमेरिका के अंदर एक बहुत टेंशन है कि वहाँ पर 2/3 ऑफ अमेरिकन जो हैं, लगभग 70% अमेरिकन बोल रहे हैं कि वो अपने देश से खुश नहीं है। तो वहाँ पर भी बहुत नाराज़गी है। वहाँ पर भी उनको लगता है कि उनको जो जॉब्स मिल रहे हैं वो अच्छे जॉब्स नहीं मिल रहे। आप रहते हो न्यूयॉर्क में रहता हूँ मैं। हाँ। कैसी है आपकी लाइफ? मेरी लाइफ तो मैं काफ़ी अच्छी लाइफ रही है और मैंने अमेरिका से बहुत बेनिफिट किया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर अगर आप ये सोचो कि अमेरिका में सब ठीक है, ग्राउंड लेवल पे अब सब ठीक है, ये बात भी ठीक नहीं है। तो अमेरिका में, और मैं क्यों गया अमेरिका, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन था वो था कि मैं ग्लोबली इन्वेस्ट करूं। तो ग्लोबली इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपको पैसा लगाना है तो न्यूयॉर्क जैसी जगह में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। पर न्यूयॉर्क अमेरिका नहीं है। न्यूयॉर्क और अमेरिका में बहुत अंतर है। अगर आप अमेरिका के हार्टलैंड में जाएंगे और वहाँ पर क्या लाइफ है वो न्यूयॉर्क से बहुत अलग है। मतलब वहाँ का मिडिल क्लास भी मुश्किलों का सामना कर रहा है, बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है। जैसे आज अमेरिका में एक चीज़ मैंने किताब में बात करी है कि अमेरिका में आज बहुत लोग जो हैं, यंग लोग, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही घर में रह रहे हैं क्योंकि वो अपना घर नहीं खरीद पा रहे। और जो बहुत टाउन्स और सिटीज़ हैं अमेरिका में, वहाँ पर सिर्फ एक एम्प्लॉयर होता है। क्योंकि जो अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि अमेरिका में कोई सिर्फ 7-10 कंपनीज़ हैं जो आज अमेरिका में बहुत डोमिनेट करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल, एप्पल, ये सब कंपनीज बहुत डोमिनेट करती हैं अमेरिका में, और इसलिए लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, और जो एवरेज वर्कर है उनको लगता है कि उस पावर से जो है उनका जो इंडिविजुअल बार्गेनिंग पावर है वो कम हुआ है। तो अमेरिका में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हमें बाहर से लगता है कि सब ठीक है, अपॉर्चुनिटी है। यस, अमेरिका में बहुत अपॉर्चुनिटी है, उसको चेज़ करने के लिए मैं भी गया, और मेरी लाइफ न्यूयॉर्क में मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छी है। पर ये सबका एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अब वहाँ के साउथ बॉम्बे में रह रहे हो? एक तरह से हाँ, बिल्कुल। मैं सेंट्रल पार्क में रहता हूँ और उससे कोई अच्छी जगह है नहीं रहने के लिए। जो अल्टीमेट ड्रीम रहती है किसी भी देश के प्रोफेशनल की, कि अगर मैं अमेरिका जाऊँ तो द टॉप मोस्ट प्लेस टू लिव इज नेक्स्ट टू सेंट्रल पार्क। हाँ, राइट, बिल्कुल। वाह। पता है, आप इतने हम्बल हो सर, पता नहीं चलता कि आप इतने प्यार से बात करते हो, इकोनॉमिक्स के बारे में आप समझा रहे हो। बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स आपकी लाइफ को देखकर ये समझेंगे कि यार ये ही ड्रीम है, ये अल्टीमेट ड्रीम है। पर क्या आप उन्हीं भारतीय स्टूडेंट्स को ये कहोगे कि 2024 में बेटर जॉब्स के लिए, बेटर सैलरीज के लिए और बेटर सेविंग्स के लिए अमेरिका जाना चाहिए? नहीं, पर आपको देखना चाहिए कि आपको कौन सा प्रोफेशन चाहिए। जी।
अगर वो प्रोफेशन इंडिया में अवेलेबल है तो आप इंडिया में रहिए, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो तो मतलब अमेरिका से बहुत बेटर है। पर अगर कोई प्रोफेशन आपको जो है जो सिर्फ अमेरिका में अवेलेबल है, आपको वो लाइफस्टाइल चाहिए तो आप उधर जाइए। तो इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं रहता। ओके। तो मेरी बात ये है कि मैं क्यों अमेरिका गया, मुझे इंडिया से बहुत प्यार है। आज भी जो है हर साल में मैं 3 या 4 बार इंडिया आने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो मेरे रूट्स हैं वो इंडिया में हैं। पर जो मेरा प्रोफेशन है, जैसे मैं पूरा पैसा लगाता हूँ वो मैं पूरी दुनिया भर में लगाता हूँ। मैं इन्वेस्टर हूँ, ग्लोबल इन्वेस्टर हूँ, और जो मैं लिखता हूँ वो भी ग्लोबल इश्यूज़ पे लिखता हूँ। उसके लिए न्यूयॉर्क में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। पर अगर मैं कोई एंटरप्रेन्योर होता तो मैं शायद इंडिया में आज रहना प्रेफर करता अमेरिका से। ओके, एक छोटी सी गेम खेलेंगे। मैं आपको एक प्रोफेशन बताऊंगा, आप बताइए कि भारत में रहना चाहिए या और कहीं जाना चाहिए। चलिए। एंटरप्रेन्योर भारत। और लॉजिक ये है कि भारत बहुत ग्रो करे, यहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। हाँ। तो अगर आप यहाँ एक एंटरप्रेन्योर हो, भारतीय लोगों को ही अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बेचने चाहिए। हाँ। और दुनिया भर के भी। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना चाहिए, और ये मुझे अभी तक लगता है, क्योंकि मैं अमेरिका में रह चुका हूँ 22 साल के लिए अभी। उसके पहले मैं ज़्यादातर इंडिया में था। आज तक मुझे लगता है कि मैं एक इंडियन माइंड को बेटर समझता हूँ अमेरिकन माइंड से। Fair. आप भी देखिए कि आप इतना सक्सेसफुल पॉडकास्ट यहाँ चलाते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि इंडियन्स कैसे सोचते हैं। जी। इसी पॉडकास्ट को आप अगर अमेरिका में लेंगे तो उसमें काफ़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको अमेरिकन माइंड समझना पड़ेगा, और अमेरिका माइंड समझ में एक पूरा लाइफ लग जाती है। और हर कोई प्रियंका चोपड़ा नहीं होता। एग्जैक्टली। और प्रियंका चोपड़ा ने का भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो उनकी टीम है थोड़ा बहुत जानता हूँ उनको, कि उनकी भी सक्सेस क्यों रही है। क्योंकि हमारे इतने सारे इंडियन एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया कि वो अमेरिका जाएं और वहाँ पर कुछ करें, पर वो कुछ ज़्यादा उनका करियर वहाँ चल नहीं पाया। प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने, जब वो टीनेजर थी, थोड़े साल अमेरिका में रही थी, और उस रहने से उनको जो अमेरिकन माइंडसेट है और अमेरिका में कैसे बात करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, उसकी समझ आई। अब यहाँ से जब एक्टर लोग जाते हैं उधर, उनको इस बात की समझ नहीं आती कि वो कैसे करना चाहिए, और इसलिए वहाँ पर वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी रहती है वो काफ़ी लो रहती है। तो मेरे ख्याल से तो इन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए कि इतना इजी नहीं है कि यहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा है और वहाँ ग्रोथ रेट कम है, तो ऐसे। हाँ बिल्कुल, वो एक फैक्टर है, पर दूसरा फैक्टर है कि आप किस साइकी को, किस माइंड को ज़्यादा समझ पाते हो, आप वो करिए। तो जैसे अभी चुनाव भी हैं, आपको मालूम होगा, हमने पिछली बार भी बात करी कि इंडिया में मैं हर बार जब कोई चुनाव होता है तो मैं कोई 20 लोगों के साथ, जो मेरे सारे दोस्त हैं इंडिया में, एडिटर्स और अदर लोग, इन लोगों के साथ मैं जाके चुनाव प्रचार देखता हूँ। क्योंकि मुझे इंडियन के जो इलेक्शन सिस्टम है इसमें बहुत इंटरेस्ट है, और क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग इंडिया में रही है, तो मेरा कनेक्शन जो एवरेज इंडियन से है ज़्यादा है। अमेरिका में मैं 22 साल रहने के बाद अभी चुनाव होंगे तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, पर मुझे अगर कल बोले कि यही जो आप प्रचार इंडिया में करते हैं, भारत में करते हैं, या आप अमेरिका में करें, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि मुझे वहाँ का जो अमेरिकन डीप माइंडसेट है कि मिनेसोटा में क्या हो रहा है या टेक्सास में क्या हो रहा है, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। फेयर। ओके, अगला जॉब डॉक्टर। इसमें थोड़ी मुझे मुश्किल बात लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अभी तक जो बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो तो अमेरिका में है, पर मुझे इंडिया में पसंद है कि जो डेली टच रहता है वो इंडिया में बेटर है। तो डॉक्टर के लिए अगर आपका एम्बिशन है कि आप कुछ बहुत कटिंग एज चीज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए और अदर के लिए अमेरिका बेटर है। पर जो डेली डॉक्टर का जो रहता है, जो इंडिया में कनेक्शन रहता है, वो कभी मुझे अमेरिका में दिखाई नहीं देता। कोडिंग के बारे में मुझे इतना मालूम नहीं है, पर मैं आपको ये बताऊं कि अभी भी जो इंडिया में जो टेक सेक्टर है, मैं अभी बेंगलोर में था पिछले दिन, इससे बहुत मैं इम्प्रेस हूँ। तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी जो टेक इकोनॉमी बन के आ रही है और इंडिया में जो डिजिटल ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लग रहा है कि जो आपके जो क्वेश्चन हैं, इनमें एक पैटर्न मैं खुद देख रहा हूँ, और वो पैटर्न ये है कि इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम अगर आप जाएं अमेरिका, वहाँ से सीख कर आएँ, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं,
पर आप इंडिया में आके प्रैक्टिस करें तो मेरे ख्याल से वो कॉम्बिनेशन शायद बेस्ट रहे अगर आपकी अपब्रिंगिंग इंडिया में रही है जी। तो। जैसे आपने कहा कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है हाँ वो वहीं अवेलेबल है, हाँ वो भारत में है ही नहीं जॉब प्रोफाइल हाँ ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की। हाँ, स्पेसिफिकली उस जॉब प्रोफाइल को क्या कहते हैं? ग्लोबल इन्वेस्टर कहलाता हूँ मैं आपका Okay. अपने आप को। तो ग्लोबल इन्वेस्टर है। अब उसके लिए जो सारा इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ग्लोबल इन्वेस्टर है, मुझे यूरोप की कंपनी से मिलना है, लैटिन अमेरिका की कंपनी से मिलना है, वो सब वहाँ पर जो इकोसिस्टम है, वो डिस्कशन है, वो ज़्यादा रहता है। अब मैं जब इंडिया आता हूँ तो यहाँ पर तो 95% जो डिस्कशन रहता है वो इंडिया के बारे में रहता है। तो न्यूयॉर्क जैसी सिटी हो, लंदन जैसी सिटीज़ हो, यहाँ पर जो डिस्कशन है वो ज़्यादातर ग्लोबल रहता है। तो हाँ, जहाँ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब इंडिया में तो इंडिया जैसा बुल मार्केट तो किसी देश ने नहीं देखा है पिछले 5 सालों में। तो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी तो इंडिया में बहुत है। पर आपका इंटरेस्ट की बात है, मेरा इंटरेस्ट हमेशा ग्लोबल इकोनॉमी रहा है कि ग्लोबल में क्या हो रहा है। तो इसलिए उसकी वजह से न्यूयॉर्क में रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ओके। अमेरिका के अलावा सर कौन से अच्छे देश हैं जहां भारतीयों को पॉसिबली कुछ देर के लिए या पूरी जिंदगी के लिए माइग्रेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? लाइफस्टाइल की वजह से अगर देखें तो दुबई का जो नाम है आज, वो आ रहा है दैट इट्स द बेस्ट इंडियन सिटी टू लिव इन आउटसाइड ऑफ इंडिया, और बेस्ट इंडियन सिटी टू लिव इन पीरियड। क्योंकि अगर आप दुबई जाओ तो लगता है कि ये तो एक एक्सटेंशन है इंडिया का जी। अगर आप जाओ आज दुबई में, और वहाँ पर लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लोगों को महसूस होती है और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं। तो बहुत सारे इंडियंस दुबई जा रहे हैं। मैंने 3 साल सिंगापुर में भी स्पेंड करे मेरा चाइल्डहुड। तो सिंगापुर एक और जगह है जहाँ पर आपको काफ़ी सीखने को मिलता है, और वहाँ पर भी लाइफस्टाइल बहुत इजी है। तो आपका अगर प्रायोरिटी लाइफस्टाइल है तो दुबई, सिंगापुर जैसे प्लेसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल प्लस अपॉर्चुनिटी। हाँ, अपॉर्चुनिटी भी है इन जगह पर, ये थोड़ी छोटी जगह है। तो इसलिए अमेरिका जैसी जगह और कोई है नहीं अगर आपको कहीं जाना है। और अमेरिका में भी आज अगर देखें तो सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट कम्युनिटी आज अमेरिका में इंडियंस हैं। लगभग अमेरिका में आज जो हैं 3 मिलियन इंडियन लोग हैं जी। तो वो काफ़ी बढ़ गई है। सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट मेक्सिको है, वो तो उनका नेबरिंग देश है। तो अमेरिका इज स्टिल द बेस्ट प्लेस टू गो अगर आपको जाना है। पर अगर आपको छोटी जगह से कहीं जाना है जहाँ पर लाइफस्टाइल अच्छी हो, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हो, तो दुबई, सिंगापुर जैसी जगह काफ़ी अच्छी हैं। सो आई वुड रैंक दोज। अब दुनिया में मेरा सबसे जो सारे फेवरेट नेशन है जाने के लिए वो यूरोप होते हैं, और मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि स्विट्ज़रलैंड इज़ माई फेवरेट कंट्री इन द वर्ल्ड। पर ये जगह रहने के लिए इंडियंस के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यूरोप में जो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है, और दूसरी रहती है कि यूरोप इतनी ओपन सोसाइटी नहीं है। यूरोप में थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन रहता है। ओके, बैक टू एक्सप्लेनिंग डी डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, आपने बेसिकली डी डॉलराइजेशन के बारे में थोड़ा तो समझाया कि दूसरे देश हट रहे हैं डॉलर से, कोशिश कर रहे हैं उसकी। हाँ। ओके, एक जियोपॉलिटिकल एंगल है यहाँ। चाइना और रशिया नेक्स्ट क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी डॉलराइजेशन, और क्या ट्रम्प या कमला हैरिस के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी या चीज़ें सेम रहेंगी? तो चाइना रशिया क्या कोशिश कर रहे हैं, चाइना इन पर्टिकुलर, कि वो जितना भी उनका कारोबार है और देशों से, वो डायरेक्टली एक दूसरे की करेंसी में करे और डॉलर को निकाल दें बीच में से। दूसरी बात है कि ट्रम्प आए या कमला हैरिस आए, जो अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग देखते हैं कि पॉलिसीज़ होंगी 2 प्रेसिडेंट की वजह से, पर अमेरिका में हम 2 चीज़ बोलते हैं कि वहाँ पर एक सेनेट है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, और उन लोगों का इन्फ्लुएंस पॉलिसीज़ पर बहुत रहता है, वहाँ की लोकसभा की तरह। एग्जैक्टली। और जो पॉलिसीज़ वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे प्रेसिडेंट, वो उस पर भी निर्भर करेगा कि इन दोनों हाउसेस में कौन आए, डेमोक्रेट्स आए, रिपब्लिकन आए। ज़्यादातर मैंने अमेरिका में देखा है कि उनकी जो एबिलिटी रहती है प्रेसिडेंट्स की कोई मेजर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने में, वो काफ़ी कम रहती है। बात बहुत करते हैं इलेक्शन टाइम पे, पर जब वो ऑफिस में आते हैं तो कितना कर पाएंगे वो थोड़ा लिमिटेड रहता है। पर अमेरिका के बारे में अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि
अमेरिका में अगर आप देखें पिछले 100 साल में, तो धीरे धीरे कर करके जो गवर्नमेंट है वहाँ की बहुत ही बड़ी होती जा रही है। और अब कैपिटलिज्म है क्या? कैपिटलिज्म है कि आप लोगों को जितनी फ्रीडम दे सको वो दो। सोशलिज्म होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करे कि आप क्या करेंगे। कैपिटलिज्म कि आप लोगों को फ्रीडम दो और जो करें वो करें, और वो खुद अकाउंटेबल रहें, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी डिसीजंस की, और सरकार रहेगी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, और एंड टू लाइक प्ले, जैसे कहते हैं पुलिस में एट द ट्रैफिक लाइट, कि कहाँ जाना है, क्या करना है, पर गाड़ी तो आप चला रहे हैं। जैसे प्री 1990s हम ज्यादा सोशलिस्ट गवर्नमेंट का हाथ रहता था बिजनेसेस में, गवर्नमेंट देखती थी कि भारतीय सिटीजन क्या कर रहे हैं। हाँ, 1990s आने के बाद हम थोड़े से ज्यादा कैपिटलिस्ट बन गए। बिल्कुल सही बात। ओके। हाँ, और अमेरिका में उल्टा चल रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था एक पूरा कैपिटलिज्म की, जो अमेरिका का पूरा फाउंडेशन है, और ये बात 300 साल पुरानी की बात है, उनका पूरा फाउंडेशन उस पर रहा है कि सरकार का रोल हमारे सोसाइटी में बहुत ही कम रहेगा। हम सेलिब्रेट करेंगे एक आइडिया का, वो है इंडिविजुअल लिबर्टी का आइडिया, वो अमेरिका में रहा है। पर पिछले सालों में जो हुआ है, सरकार का रोल अमेरिका में बढ़ता ही चला गया है। वेलफेयर स्कीम्स हो, या हो कि अगर इतने सारे रेगुलेशंस हो, अमेरिका में अगर आपको आज कोई बिजनेस शुरू करनी हो तो बहुत सारी रेगुलेशन से आपको डील करना पड़ेगा। आज जो एवरेज अमेरिकन है, वो 16% टाइम इन चीज़ों पे स्पेंड करता है, लीगल कोर्स, कंप्लायंस कोर्स, अटेस्टेशन। अब देखिए 16% ऑफ योर टाइम आप इन चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हो, तो ये कितना लॉस है आपके लिए, प्रोडक्टिविटी लॉस है, और आपको भी लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इतने टाइम तक। तो ये रीजंस हैं कि वहाँ पर अमेरिका में भी काफ़ी अब परेशानी होती है एवरेज आदमी को भी काम करने के लिए, और इस बात को हमें माइंड में रखना चाहिए। और अमेरिका में भी एक चीज़ से और लोगों को बहुत नाराज़गी है कि वहाँ की जो सरकार है, जब भी कोई बड़ा बिजनेस हो या कोई बड़ी कंपनी हो, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो सरकार जाके उनकी मदद करती है। तो उससे भी जो एवरेज आदमी है उसको लगता है, आम आदमी को लगता है कि जो सरकार है ये तो बड़े बिजनेस के लिए काम कर रही है, हमारे लिए ज़्यादा काम नहीं कर रही। तो इसकी वजह से आज अमेरिका में काफ़ी परेशानियां हैं, और बहुत लोगों को अमेरिका से उनकी सरकार पे काफ़ी नाराज़गी है, और जो ट्रस्ट है सरकार में वो काफ़ी घट चुका है। प्लस इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा हो। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा था, पर अभी इन्फ्लेशन जाके वापस थोड़ा कम हुआ है। 2020 में जब वो पेंडेमिक हुआ था तो उस टाइम सरकार ने ये नतीजा लिया उधर कि हम पूरे देश को बंद कर देंगे, लॉकडाउन लाया था, और उस लॉकडाउन का जो पेन है उसको कवर करने के लिए हम लोगों को खूब सारा पैसा देंगे। और अमेरिकन सरकार ने इन पर्टिकुलर इतना पैसा स्पेंड किया कि उसकी वजह से डिमांड बहुत बढ़ी और हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला। तो पिछले 4 साल में, और ये सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, कि पिछले 4 साल में जो एवरेज अमेरिकन है, अगर आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो उनकी आज इनकम कम है पिछले 4 साल में कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन 2020। हालत ख़राब है थोड़ी सी। हाँ सर, अब तक जो भी ये डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म की बातें हुई है, हाँ, बेसिकली इन अ वे हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें अमेरिका ने करी गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से, पॉलिसी पर्सपेक्टिव से, एकदम 100% सही नहीं थी। कुछ गलतियां करी अमेरिका ने। हाँ। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जो चाइना ने किया, क्योंकि चाइना को इंडिपेंडेंस मेरे ख्याल से रफली एट द सेम टाइम एज इंडिया मिला था, रफली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिला था। पर जिस तरह की ग्रोथ चाइना ने देखी, स्पेशली 80s और 90s के बाद, कोई और देश ने नहीं देखी ऐसी ग्रोथ। हाँ बिल्कुल। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखें कि चाइना और जो इंडिया था, उनकी जो पर कैपिटा इनकम, हमने उसके बारे में बात करी, वो 1980s तक लगभग एक ही थी। उसके बाद हमारी भी इकोनॉमी ने इम्प्रूवमेंट करी, पर हमारा पर कैपिटा इनकम जो है $3,000 तक पहुंचा। चाइना का पर कैपिटा इनकम आज $10,000 से ऊपर हो गया है। जी। तो इन टर्म्स ऑफ जो बिग गैप जो है, इनफैक्ट वो 1980s के बाद 1970s तक इंडिया और चाइना का जो पर कैपिटा इनकम थी वो लगभग एक ही थी। ओके, नैरेटिव ये, और ये ऑडियंस को भी अब पता है क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट बना दिए, हाँ, कि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। हाँ,
और ये उस 1980s के चेंज की वजह से हुआ था। बिल्कुल। तो एक और नैरेटिव है कि भारत को अभी एक मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड सोसाइटी बनना चाहिए। पॉलिटिशियंस आकर शो पर भी ये कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो भारतीय एंटरप्रेन्योर्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए। रघुराम राजन सर आए थे शो पर, उन्होंने कहा कि यार ये मैन्युफैक्चरिंग ना भारत की स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ है सर्विसेज, इसे सर्विसेज बिजनेसेस पर फोकस करने चाहिए। पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आपकी राय क्या है इस मैन्युफैक्चरिंग वाले एंगल को लेकर, और दूसरी चीज़ आपको चाइना के बारे में पूछना चाहूँगा कि क्या सीख सकते हैं हम चाइना से भारतीय होने के नाते। राइट। तो एक बात है कि हम दोनों चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। एक या मतलब दोनों से नहीं करने की बात है कि थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में करें, थोड़ा सर्विसेज भी करें। और मैन्युफैक्चरिंग में मुझे सबसे ताज्जुब बात ये रही है कि अगर आप इंडिया में देखें आज, तो इंडिया में आज कोई 200 बिलियनर हैं। अब बिलियनर लोग वो होते हैं जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा हो। दुनिया भर में 3000 ऐसे बिलियनर हैं। हमारा इसमें तीसरा नंबर आता है। अमेरिका नंबर 1, चाइना उसके बाद इंडिया। तो हमारी जो इकोनॉमी है 5th लार्जेस्ट है, पर जो बिलियनर्स हैं हमारे देश में, वो अगर हम 200 बिलियनर पर जाएं तो 3rd लार्जेस्ट है दुनिया भर में। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही है कि पिछले 5 साल में अगर देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनर्स जो इस कंट्री में आए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आए हैं। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के हैं। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है, पर हमने इसका पूरा पोटेंशियल अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया है। दूसरी बात ये भी है कि सर्विसेज भी हमारी स्ट्रेंथ है, तो हम दोनों इंजन पे फायर कर सकते हैं। एक या दूसरे से फायर करने से कुछ ज़्यादा होगा नहीं। सरकार का काम ये नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सरकार का काम है कि जो इकोसिस्टम है वो आप सही क्रिएट करिए, उसके बाद जहाँ पर भी एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी देखे वो जाएगा। जो भी चाइना में 80s में हुआ, हाँ, क्या अगले 10 सालों में भारत में भी होगा? बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि चाइना के बारे में हम ये समझते नहीं हैं। दो बात, एक की जो चाइना को हम सोचते हैं कि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और चाइना ने जाके जो है उनका जो गवर्नमेंट है उन्होंने वो सारा इकोनॉमी कंट्रोल करती है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि चाइना ने क्या किया 1980s और 1990s में कि जो उसके पहले 1970s में चाइना की जो पूरी इकोनॉमी थी वो गवर्नमेंट चलाती थी। चाइना में अगर आपको घर भी खरीदना होता था तो वो आप नहीं खरीद पाते थे। जो प्रॉपर्टी राइट्स कहलाते हैं वो सरकार के पास होती थी, इंडिविजुअल के पास कोई प्रॉपर्टी राइट भी नहीं होती थी। तो वो सब चेंज हुआ चाइना में। तो चाइना की सक्सेस स्टोरी रही कि सरकार ने उधर अपना जो बहुत कंट्रोल करती थी, धीरे धीरे चाइना ने उसको कम किया, और चाइना ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ढील दी, और ये प्रोसेस जारी रहा सालों तक। अभी एक चाइना में जब से जी जिनपिंग जो उनके लीडर हैं वो इस प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं, और उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों कर रहे हैं। पर जब तक वो पार में आए थे, चाइना ने उनका जो प्राइवेट सेक्टर था उसको बहुत ढील दी, और उसके वजह से वहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत हाई रही। पर चाइना ने 2 चीज़ करी जो इंडिया कभी नहीं कर पाएगा। एक तो कि 1990s में चाइना ने 10 करोड़ लोग जो काम करते थे सरकार के कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कहलाते हैं, उन्होंने उनको फायर करा। 10 करोड़ लोगों को फायर किया एक साथ? एक साथ नहीं, कोई 1990s में, पूरे डेकेड में। और उनको बोला कि जाओ, जहाँ पर भी तुम्हें काम मिले लो, जिसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम मिले लो। और सेकंड चीज़ कि चाइना ने बोला कि हम लोगों को कोई वेलफेयर नहीं देंगे, कि अगर आपकी आमदनी नहीं हो रही और आपको घर बैठना है, घर बैठो, पर आपको जो काम करना है करो। तो इन अ वे इट वाज अ फॉर्म ऑफ, मैं कहलाता हूँ, रूथलेस कैपिटलिज्म। कोई वेलफेयर स्टेट नहीं था जैसे इंडिया में कुछ मनरेगा है या कुछ और चीज़ दे रहे हैं। चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला कि जहाँ नौकरी मिले जाओ, और बहुत इंटरनल माइग्रेशन हुआ चाइना में, कि लोग गए, इधर उधर गए, जो ईस्टर्न कोस्ट है जहाँ पर निवेश ज़्यादा होता है, वहाँ पर गए, एक्सपोर्ट किया, जो किया। मतलब बोला कि यार मेहनत करो, अभी घर पे मत बैठो। हाँ, आपको कुछ पैसे नहीं मिलने वाले गवर्नमेंट हाँ, से। एग्जैक्टली।
सरकार आपकी कोई मदद नहीं कर रही, हम इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इधर कि हम रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं कि जैसे आप काम कर पाओ, पर सरकार आपको घर बैठे कोई पैसे नहीं देगी और आपको जो करना है कीजिए। और जो पब्लिक सेक्टर में इतने सारे लोग काम कर रहे थे और कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बन रहा था, वहाँ पर 10 करोड़ लोगों को 1990s में चाइना ने निकाला। अब ये जो पॉलिसीज़ चाइना ने करी, ये हम इंडिया में कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ये सोचना कि हम 9, 10, 11% ग्रोथ ला पाएंगे, बहुत ही मुश्किल बात है। हम 6-7% करेंगे। अब इंडिया में क्या हो गया है कि पिछले 3-4 सालों में, और आपको इसके बारे में शायद आपको मालूम होगा कि मैं चाइना पे काफ़ी बेरिश हो गया हूँ। चाइना की जो चीन की इकोनॉमी थे, ये हमने सब देखा कि इसने कितनी तरक्की करी और इससे हम बहुत प्रभावित थे जब हम बड़े हो रहे थे। पर पिछले 5-6 सालों में चाइना ने भी काफ़ी गलतियाँ की हैं। एक तो कि जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि चाइना का जो सरकार है, इन्होंने बहुत डील दी प्राइवेट सेक्टर को। पिछले 5-6 सालों में चाइना की जो चीन की सरकार है जी जिनपिंग के अंदर, ये वापस ज़्यादा हावी हो रही है, वापस ज़्यादा कंट्रोल ले रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं एक्सेट्रा, ये थोड़े ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं और जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लिए ये खतरा बन सकते हैं। तो इसलिए इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पे चाइना की जो सरकार है ज़्यादा हावी हो गई है। एक तो वो है, और दूसरी बात चाइना में ये है कि अब जो उनकी पॉपुलेशन है, वो अब घट रही है। ग्रोथ रेट कम नहीं हो रही, पॉपुलेशन घट रही है। और तीसरी बात मैं एक चीज़ और कहूँगा कि बहुत कर्जे लिया है और उस कर्जे को अब चुकाने के लिए वो काफ़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। जो उनकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे होती है, वहाँ पर उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो ये जो 3 चीज़ें चाइना में हो रही हैं, इसकी वजह से चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत घट चुका है। और मुझे लगता है कि अगले 10 साल में जो चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट रहेगी वो सिर्फ 2 या 3% रहेगी। तो अब देखिए, ये इंडिया के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, पर हमें इसका राइट लेसन लर्न करना चाहिए। तो हमें जो चाइना ने पिछले 40 साल में किया, उससे हमें कुछ लेसन्स लर्न करने चाहिए कि हम कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लाएं, कैसे पॉलिसीज़ ऐसे करें कि कोई ज़्यादा परेशानी ना हो कोई निवेश के लिए। वो सब हमें चाइना से अभी सीखना चाहिए। विराट कोहली प्रॉब्लम की इतने सेंचुरी स्कोर कर लिए कि अब प्रेशर फील होता है आगे सेंचुरी स्कोर करने की, और एजिंग भी हो गई, एजिंग भी हो रही है। एग्जैक्टली। ओके, अभी सर बट भारत की बातें करनी चाहिए हमें। बताइए। जो मोदी जी की गवर्नमेंट है अभी, हाँ, क्या आपको लगता है एज एन इकोनॉमिस्ट वो सही इकोनॉमिक पॉलिसीज अप्लाई कर रही है हमारे देश में? एंड ओवरऑल अगले 5 सालों के लिए आप कॉन्फिडेंट हो या आप डरे हुए हो? नहीं, ज़्यादातर मुझे लगता है कि उन्होंने इकोनॉमी के लिए ठीक काम किया है। तो जैसे इकोनॉमी की जो ट्रेजेक्ट्री है, इकोनॉमी की जो दिशा है, वो ज़्यादातर मेरे ख्याल से ठीक दिशा में जा रही है। इन लोगों ने कुछ जैसे मैंने भी कहा था 2020 में जब पूरा हमारा पेंडेमिक हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये सरकार को ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहिए, इनको ज़्यादा स्टिमुलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर करेंगे तो बाद में पछताएंगे। और उन्होंने काफ़ी संभाल के पैसा इस्तेमाल किया। इसकी वजह से जो हमारे अकाउंट्स हैं, फिस्कल अकाउंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, बजट अकाउंट्स हैं, वो अभी काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है जी। कि सबसे बड़ा जो इनका अचीवमेंट रहा है कि वो इन्फ्लेशन जो है इस कंट्री में, जो हमारी महंगाई है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ी है थोड़ी, पर इतनी नहीं कि जो पिछली सरकार थी उनके टाइम जो हमारी महंगाई थी वो हर साल कोई 10-11% बढ़ रही थी। वो तो बहुत रहता है। और महंगाई एक बात है जो एवरेज लोगों को सबसे ज़्यादा तंग करती है। आज भी महंगाई बढ़ रही है कोई 4-5% हर साल, थोड़ा ज़्यादा है पर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादातर अगर मैं सरकार की जो पॉलिसीज़ देखूं वो ठीक है, और इसकी वजह से जो हमारा स्टॉक मार्केट है और कंपनीज़ हैं इंडिया में, उनकी अर्निंग्स भी ठीक हैं। तो इस बात से मैं खुश हूँ। पर मुझे ये लगता है कि ये जो सरकार है 10 साल हो गए हैं इनको, अब मुझे ये मालूम नहीं कि इनमें कितनी क्षमता है, कितनी एनर्जी है कि अब तक ये कुछ नया और करें, क्योंकि हर देश को कुछ करना पड़ता है। हम कभी अपनी
जो पास्ट सक्सेस पे वो लेके नहीं बैठ सकते। तो मुझे लगता है कि उसमें कितनी क्षमता है, कितनी एनर्जी है, उस बात को लेके मुझे थोड़ी सी चिंता है। पर अभी तक जनरली जो इस देश की इकोनॉमिक स्थिति है, आज से इज ब्रॉडली गुड। ओके, संजीव सन्याल सर आए हैं हम्म। जो इकोनॉमिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। वो भी ये कहते हैं कि जैसे अर्ली 90s में लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हुई थी, फिर उसके बलबूते पर हम आगे बढ़े, फिर और चेंजेस आए मिड 2000s में मेरे ख्याल से, उसके बलबूते पर आगे बढ़े। बट इट्स द टाइम फॉर न्यू इकोनॉमिक चेंजेस फॉर इंडिया, करेक्ट? आप एक कॉलेज स्टूडेंट को समझा सकते हो कि आने वाले 10-15 सालों में भारत को क्या करना चाहिए इस पूरे वर्ल्ड के सिनारियो को ध्यान में रख के? तो अगर आप देखें कि हमें क्या करना चाहिए, पहली बात तो मैंने एक चीज़ सीख रखी है और इसलिए मुझे कभी सरकार में काम करने से कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। कि आप कुछ भी बोलो, आपकी बात कोई सुनता तो है नहीं तो मैं कुछ बोल भी दूं तो उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। पर खैर, आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो जैसे अगर देखें कि इस देश में जो ग्राउंड सिचुएशन है वहाँ पर काम करना काफ़ी मुश्किल बात है, क्योंकि अगर कोई नया बिजनेस स्थापित करना चाहे उस टाइम भी अगर देखें तो बहुत सारी परेशानी रहती हैं। आपको बहुत सारे परमिशन की ज़रूरत है या इस अप्रूवल की ज़रूरत है, या और वहाँ पर भी जो ब्यूरोक्रेसी है उससे डील करने में काफ़ी परेशानी रहती है एवरेज आदमी को। मतलब एक देश अमीर होता है उस देश के बिजनेसेस की वजह से। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। इन अ वे। एंड आप कह रहे हो कि ये जो ईज ऑफ बिजनेस शब्द है, हाँ, ये भारत में ईज ऑफ बिजनेस ठीक ठाक नहीं है, हाँ, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हाँ, अभी भी काफ़ी मुश्किल है। अब कोई इंडेक्स है, कुछ बताता है, वो कुछ भी बताए। मैं तो बात करता हूँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से, बहुत सारे जो लोग बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो वो सब बोलते हैं कि अभी भी ग्राउंड रियलिटी पे बिजनेस सेटअप करना, कितने पैसे देने पड़ते हैं आपको कुछ काम कराने के लिए, वो सब में काफ़ी परेशानी है। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि जो सरकार है, एक तरफ जो हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो बुलाते हैं कि आपने जो है इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, उस सबको काफ़ी अच्छी सिचुएशन में रखा है, तो वो है मैक्रो जैसे कहलाते हैं। पर जो माइक्रो है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जब जो लोगों को काम करना पड़ता है, बिजनेस करनी पड़ती है, वहाँ पर वो सब करना अभी तक काफ़ी मुश्किल है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि क्या करें हम कि वहाँ पर जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो। और दूसरी बात है कि जैसे अब चाइना का भी देखिए, जब चाइना की इकॉनमी अच्छी कर रही थी, अभी तो खैर चाइना की इकॉनमी काफ़ी मंदी में है, पर जब वो इकॉनमी अच्छी कर रही थी तो वो हर साल कोई 10-11% की ग्रोथ रेट ला रहे थे। जो हमारी ग्रोथ रेट है अभी कोई 6-7% है। जब चाइना बहुत अच्छी कर रही थी तो वो 10-11% टाइप ग्रोथ रेट ला रहे थे। तो क्या किया था चाइना ने, और एक चीज़ चाइना ने की थी कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा आया था हर साल। जैसे इसको हम कहलाते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चाइना में हर साल जब उसकी इकॉनमी अच्छी कर रही थी वो कोई 3-4% एज ए शेयर ऑफ GDP फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा था। हमारे देश में वो जो नंबर है वो सिर्फ 1% है अभी भी। तो इसमें मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत स्कोप है कि इसको हम कैसे इम्प्रूव करें। ओके, पता है मुझे डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आप 25 सालों के लिए भारत के बाहर रहे हो, वहाँ काम किया है, वहाँ की रियलिटी आप जानते हो। आई एम श्योर आप ये भी जानते हो कि वहाँ के बड़े बड़े कंपनीज क्या कहते हैं FDI के बारे में व्हेन इट कम्स टू इंडिया। मतलब लोग वो डिसीजन क्यों नहीं ले रहे, भारत में पैसे क्यों नहीं डाल रहे। आपका लॉजिक बेसिकली यही है कि यहाँ ईज ऑफ बिजनेस ठीक ठाक नहीं है। हाँ, अभी तक काफ़ी मुश्किल है। अमेरिका चाइना में ईज ऑफ बिजनेस ज़्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ अभी इंडिया के मुकाबले है ज़्यादा अच्छा। पर अमेरिका चाइना छोड़िए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उभर के आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ दैट। पर आप और देखिए कि जैसे हमारे भी इधर इस इलाके में वियतनाम जैसा देश है, वो उधर भी मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वियतनाम में आ रहा है वो इंडिया से ज़्यादा आ रहा है। उनकी इकॉनमी बहुत काफ़ी छोटी है इंडिया के मुकाबले, पर वहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। इंडोनेशिया में भी अगर FDI देखें एज अ शेयर ऑफ देयर इकॉनमी, इन सब कंट्रीज़ में ज़्यादा आ रहा है। तो हमें मतलब अमेरिका और चाइना से इससे
इस पे तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें जी। देखना चाहिए कि ये और सब देश कितना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो, कि वो पैसा इधर क्यों नहीं आ रहा। अब हमारे पास थोड़ा पैसा तो आ रहा है, पर हमारे के पास और पैसा आता है, और जब ये और पैसा आएगा तो इसके बैक पे हमें ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे इस कंट्री में। मैन्युफैक्चरिंग है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होते हैं, जी। वो और जॉब्स क्रिएट होंगे। अब भारत सरकार का अभी ये फर्ज है कि ईज ऑफ बिजनेस ज्यादा इंप्रूव करे। बिल्कुल, ठीक है, हाँ, ओके। एब्सोल्युटली। पर आपने स्टार्ट में ये भी कहा कि शायद सरकार आपकी बातें नहीं सुनती। ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, मैंने पिछले सरकार के बारे में भी बोल रखा है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया उन सालों में मुझे बहुत इंथुजियाज्म रहता था कि मैं जाके पॉलिटिशियन लोगों से मिलूं, बताऊं उनको कि मैं क्या देख रहा हूं दुनिया में, इंडिया में क्या होना चाहिए। और मैंने ये फिर काफ़ी जल्दी एहसास कर लिया कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो उनको करना है वो करेंगे। मेरा बेटर जॉब रहेगा कि मैं इसके बारे में लिखूं, और जिसको पढ़ना है और जिसको सुनना है वो सुने, जिसको नहीं पढ़ना नहीं सुने। पर जाके सरकार से डायरेक्टली बोलने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, और अगर आप जाके डायरेक्टली बोलो तो वो चाहते नहीं है कि आप जाके वो पब्लिक में भी बोलो। जी जी। तो इसलिए मतलब अगर आपको एक लेखक रहना है, न्यूट्रल ऑब्जर्वर रहना है, तो सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए ये रहा है कि आप दूर से बताइए। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि मुझे एक बात याद आई थी, और इसके बारे में मैंने लिखा भी था एक बार, कि जो सीताराम केसरी थे, ये कांग्रेस लीडर के एक बार अध्यक्ष रहते थे, और इनसे मैंने एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, और मैंने इनसे एक बार पूछा था कि आप गांधी परिवार के काफ़ी करीब हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, देखिए, गांधी परिवार ऐसा है कि आप इनका आनंद दूर से लीजिए, ये सूरज जैसे हैं, ज़्यादा पास जाओगे तो जल के राख हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि जो सरकार के साथ भी मेरा वही नाता है, विच इज़ कि आप दूर रहिए, आप अपना काम करिए, आपको जो लिखना है वो लिखिए, पर ज़्यादा पास जाओगे तो जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, न्यूट्रलिटी है, उसमें लॉस आएगा। वाह, इसलिए ये वाला पॉडकास्ट इतना ज़रूरी है सर, क्योंकि हमारे देश में और जनरली हमारे डायस्पोरा में, यानी हाँ। कि बहुत कम इंडियंस है दुनिया भर जो खुल के एकदम न्यूट्रल बातें कर पाए, सच बता पाए। एंड मैं मानता हूँ कि आप सच इसलिए कहते हो क्योंकि आपका जॉब ये डेटा देख के सही इन्वेस्टमेंट्स करना। हाँ, और मेरा कोई मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि मैं सरकार को खुश रखूँ या ऑपोजिशन को खुश रखूँ। तो ये जो बात है, मैं ऑपोजिशन के भी कोई लीडर से कभी नहीं मिलता 1-on-1 जी जी बेसिस पे इंडिया में जी। क्योंकि अगर आप ऐसा काम करना शुरू करो तो आप जो पब्लिक में न्यूट्रल बात है वो आप नहीं कह पाओगे। जी वाह। एक शब्द है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम पहले आपको समझाना पड़ेगा ताकि बेसिक से लोग समझ सके। और एक और नैरेटिव है हमारा, हमारी देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। यानी कि भारत टाइम के साथ अमीर होते जा रहा है, पर उसके साथ साथ क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, जब आप उस टोटल पैसे को डिवाइड करें पॉपुलेशन के साथ, तो फिर पर पर्सन या पर हाउस होल्ड, पर फैमिली ऑन एन एवरेज इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर, आप पहले अमेरिका और चाइना की पर कैपिटा इनकम के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ। फिर भारत की पर कैपिटा इनकम के बारे में बताइए। ठीक है, और फिर मैं और सवाल पूछूंगा। हाँ। तो आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन किया है। इंडिया की इकोनॉमी देखिए तो वो दुनिया में नंबर 5 पे है। जी, हम जी। 3 पे पहुंचने वाले हैं। होपफुली अगले 5 सालों तक हमारी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। पर अभी तक अमेरिका, चाइना, उसके बाद जर्मनी और जापान, उनकी इकोनॉमीज हमसे अभी तक बड़ी हैं। पर जापान और जर्मनी को अगले 5 साल में हम ओवरटेक कर सकते हैं। पर जो पर कैपिटा इनकम की बात है, आपने बहुत सही बात करी। जैसे आपने खुद समझाया क्या होता क्या है। तो ये एक तो जीडीपी साइज है, आप उसको डिवाइड करिए कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है, फिर आपको आता है पर कैपिटा इनकम। जीडीपी मतलब टोटल इकोनॉमी का जो साइज है, हाँ। वो पूरा साइज मिला के, जैसे इंडिया की इकोनॉमी कोई $3 ट्रिलियन है, उसको आप डिवाइड करिए हमारी पॉपुलेशन से, फिर आपको कोई 1.4 बिलियन एक्सेट्रा, तो आपको पर कैपिटा इनकम आ जाती है इन टर्म्स ऑफ जो साइज है एक्सेट्रा। पर कैपिटा इनकम मतलब कि फैमिलीज के पास कितने पैसे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, एवरेज भारतीय फैमिली। दैट्स राइट। बताइए। हाँ, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एक तो वो आ गया। अब उसकी अगर रैंकिंग करेंगे तो दुनिया में आज कोई 200 देश है दुनिया में। हाँ, कोई 200 देश है। पर कैपिटा इनकम पर रैंकिंग करें तो हम 100 से भी ऊपर है। हमारी रैंकिंग जो है
वो मतलब मेरे ख्याल से कोई 130 140 तो काफ़ी ऊपर जाके है। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम पर हमारी जो रैंकिंग है वो मेरे ख्याल से कोई 130 है, ऐसा कुछ है। तो बहुत बड़ा गैप है इन चीज़ों में। पर एक वर्ल्ड स्टेज पर सम्मान के लिए जीडीपी की बातें होती है, हाँ, असलियत के लिए पर कैपिटा इनकम की बातें होती बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। है। ओके, गो ऑन। हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ, और तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज़ ग्रो कर रही है, कोई 6-7%, पर ये काफ़ी हमारी ग्रोथ आ रही है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, वो इसको आगे बढ़ा रही है। फिर भी दुनिया भर में आज हमारी ग्रोथ रेट अमंग द फास्टेस्ट है, क्योंकि आज दुनिया में मेरे ख्याल से कोई भी देश नहीं है जो 7% जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा ग्रो कर रहा हो, कोई भी देश नहीं है। तो इसलिए हमारे काफ़ी टॉप रहता है उसमें। पर हमारा जो बेस मैंने बताया, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी लो है, बहुत ही लो बेस है। जब चाइना इस बेस पे था तो वो 10, 11, 12% पे ग्रो कर रहा था। और जो देश हैं ईस्ट एशिया में, जो इकोनॉमिस्ट उनको कहलाते हैं मिरेकल इकोनॉमीज़, जो होती थी, कोरिया हो, ताइवान हो, कभी सिंगापुर भी था या थाईलैंड था, ये सब देश भी जब इस पर कैपिटा इनकम पे थे, इनकी ग्रोथ रेट्स कोई 10-11% थी। तो हमें ये पर्सपेक्टिव रखना चाहिए कि यस, आज हम काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं, जो हमारी ग्रोथ रेट है, और हमारी ग्रोथ रेट पहले से काफ़ी थोड़ी बहुत बड़ी भी है। जो 30-40 साल पहले तो हमें 6% ग्रोथ लाना बहुत ही बड़ी बात होती थी, तो वो बेटर है। पर हमें इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया का नंबर पर कैपिटा इनकम पे अभी भी काफ़ी लो है, और हमें जैसे गैप देखिए, इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम मैंने बताया $3,000 है, यूएस का $60,000, $60,000, और चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है वो कोई $12,000 है। तो 4 गुना इंडिया से ज़्यादा। तो कहने का ये भी मतलब है कि यहाँ हमारी सरकार और भी अच्छे पॉलिसीज निकाल सकती है। इम्प्रूवमेंट आ चुकी है हाँ, परिस्थिति में, हाँ, पर और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है। बिल्कुल। कमिंग बैक टू ओरिजिनल पॉइंट कि एफडीआई ज़्यादा होनी चाहिए इंडिया हाँ, में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर होना चाहिए, ये सब अगर करें, और थोड़ा प्राइवेटाइजेशन भी जाना होना चाहिए इस कंट्री में, क्योंकि अभी तक सरकार के पास इतने सारे एसेट पड़े हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से सरकार कितना चेंज कर सकती है। अगर वो जो पॉलिसीज़ इन ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने फॉलो करी थी, अगर हम भी करें, पर मुझे लगता नहीं है कि हम ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि आज में लगता है कि अब 6-7% ग्रोथ से सरकार काफ़ी खुश है। सर मोस्टली ना आम जनता जब बजट्स निकलते हैं हर हाँ। साल, बजट्स को टैक्सेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं मोस्टली, बट जब भारतीय बजट्स अनाउंस होते हैं, आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हो? आप ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हो? I'm देखता था, क्योंकि एक ज़माना था कि जब जो सारे जो गवर्नमेंट की मेन पॉलिसीज़ होती थी साल में, वो सारी बजट में अनाउंस होती थी। पर अब वो थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि अब जो सरकार बजट का इंतज़ार नहीं करती, वो साल में कुछ चेंज करना है तो वो करती रहती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो इंडिया में जो है बजट पे फोकस थोड़ा कम हो गया है। पर आपकी ये बात सही है कि अभी भी हमने देखा कि जब बजट प्रेजेंट हुआ कि अब फोकस ज़्यादा रहता है पर्सनल टैक्सेस पर, कि हमें क्या कैसे इम्पैक्ट करेगा, कि उन्होंने इसमें टैक्स क्यों बढ़ाया, इसमें टैक्स क्यों घटाया, इससे क्या लाभ होगा या क्या नुकसान होगा हमारा। तो ये बात ठीक है, पर जो बजट होता था, क्योंकि मैंने बजट पिछले 30 साल इंडिया में काफ़ी कवर किए हैं, 30 साल पहले जो बजट अनाउंसमेंट होता था उसका इम्पोर्टेंस बहुत रहता था। अब जाके उसका इम्पोर्टेंस मुझे लगता है काफ़ी कम हुआ है कंपेयर टू द पास्ट। ओके, अगर आपने खुद पर्सनल फाइनेंस सीख लिया, अगर पता रहता है कि हाँ म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालने हैं, पैसे बचाने हैं, बजटिंग करनी है अच्छे से, फिक्स डिपॉजिट्स में पैसे डालने हैं, जो बेसिक्स होते हैं पर्सनल फाइनेंस के, भारत आज सीख चुका है पर्सनल फाइनेंस के बारे में। क्या पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन का भी एक रोल रहता है पर कैपिटा इनकम में? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल जनरली सेविंग्स के बारे में। अथर्व ने एक स्टैट पुल अप किया। Recent data from the Reserve Bank of India says India's net household savings stood at 47-year-old low, यानी कि ऑलमोस्ट पिछले 50 सालों में नेट हाउसहोल्ड सेविंग्स सबसे कम हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? हम सारों के फ्यूचर के लिए
हाँ। और देश के फ्यूचर के लिए। हम लोग भी अब पर्सनल लेवल पे ज़्यादा कर्जा लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये आपका डेट को भी इंक्लूड करता है। नेट, हाँ, नेट है ना, इसलिए क्योंकि आपका मतलब आपकी सेविंग्स क्या है और आपने कर्जा कितना लिया है, उसका नेट है ये। लोग कर्जा लेते हैं घर के लिए, घर के लिए, पर इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि आप कर्जा ले रहे हैं स्टॉक मार्केट में भी खेलने के लिए और अदर चीज़ करने के लिए, तो इसकी वजह से हमारा डेट लेवल भी थोड़ा बढ़ रहा है। पर मुझे अभी तक नहीं लगता कि इसमें इतना बड़ा है कि इससे मुझे ज़्यादा कोई चिंता हो रही हो। ओके। पर यस, ये बात ज़रूर है कि हमारा जो सेविंग्स रेट है वो कम हुआ है, नेट सेविंग्स, क्योंकि हमने कर्जा ज़्यादा लेना शुरू किया है। वही लॉजिक है कि हर भारतीय शायद ज़्यादा एम्बिशियस हो रहा है, हाँ। ज़्यादा पैसे कमाने और वो बड़े गेम्स खेलने के लिए लोन्स भी ले रहा है। हाँ। बट भारत ने सेविंग्स के बारे में भी सीखा है। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि सेविंग्स कॉम्पाउंड, वो बेसिक लॉजिक रहता है कि जितने ज़्यादा आपके सेविंग्स आएंगे, टाइम के साथ उसकी रकम ज़्यादा बढ़ते ही जाएगी, फास्टर रेट के साथ। ये होता है कंपाउंडिंग का जादू। तो सर मतलब आने वाले 10 सालों में जितने भी लोग मेरे एज के हैं, जो मेरे से 10 साल छोटे हैं, जेनजीज, वो भी सेविंग्स कर रहे हैं, तो हम सारों के इनकम्स बढ़ेंगे और हम सारों के नेटवर्क्स बढ़ेंगे। उस पर्सपेक्टिव से क्या पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल, इंडिया में पर कैपिटा इनकम बिल्कुल बढ़ेगा, मुझे लगता है। पर इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट इज दैट, और जो हम सबसे बड़ा ट्रेंड इंडिया में ये आया है कि अब हम स्टॉक मार्केट से काफ़ी पैसा अर्न करना शुरू कर दिया काफ़ी लोगों ने, और ये ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि ये पहले नहीं होता था। ये फिर भी नंबर कम है, और देश में और है, अमेरिका में तो और है, पर ये जो ट्रेंड इंडिया में आया है कि हम स्टॉक मार्केट से जितना पैसा अर्न कर रहे हैं, ये काफ़ी बढ़ा है पिछले 5-7 सालों में। ओके। एक और लॉजिक है कि अब जो लोग हैं वो काफ़ी स्टेडीली अपनी सेविंग्स जो है स्टॉक मार्केट में डालते रहते हैं, तो ये पहले नहीं होता था। तो एक तो है कि ट्रेडिंग की जो मेंटालिटी रहती है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जैसे लोग मेरे ऑफिस में भी जोक करते हैं कि आपने मतलब बोरीवली से ट्रेन ली और जब तक चर्च गेट पे उठे आपने मतलब कितने पैसे बनाए, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो उस पर बैठ के। एक तो वो बात है, पर दूसरी बात ये भी है कि अगर आप देखें हर महीने जो आम आदमी है, काफ़ी आम आदमी है, वो अब स्टॉक मार्केट में स्टेडीली पैसा डालते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी मार्केट काफ़ी बड़ा है इंडिया में। और ये इंडिया का काफ़ी यूनिक फीचर रहा है कि जो पैसा बढ़ा है इंडिया में, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अब लोग स्टॉक मार्केट में इतना पैसा डाल रहे हैं। पहले हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता था विदेशी इन्वेस्टर्स की वजह से। ओके। पर पिछले सालों में हमारा मार्केट ऊपर बढ़ा है, हमारे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं और वो हर महीने स्टेडीली मार्केट में पैसा डालते रहते हैं, तो वो ट्रेडिंग से डिफरेंट है। बहुत पहले हमने विशाल मलकान सर के साथ एक स्टॉक मार्केट 101 पॉडकास्ट बनाया था। आई थिंक तब ये 2022 की बात है, और शायद उससे भी पहले। उन्होंने कहा था कि आई थिंक एट द टाइम ओनली 5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व्ड इन स्टॉक मार्केट। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी पॉपुलेशन में से 10% लोग भी स्टॉक मार्केट में पैसे डाले, तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सारी भारतीय कंपनीज को फायदे मिलेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि पैसे एंटर हो रहे हैं। एंड देन अगर उन कंपनीज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी खुद के गेम्स में, तो फिर वो कंपनीज भी रिच होंगी, इन्वेस्टर्स भी रिच होंगे, और देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल यही होता है लॉजिक स्टॉक मार्केट का। हाँ। ओके। सो मे बी ओवर द लास्ट 2 years ये नंबर इंक्रीज हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ओके। हाँ। अथर्व ने कुछ स्टैट्स पुल आउट करे हैं, एक बार सर ये देख लो एंड जस्ट लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस। द टॉप 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन होल्ड्स 77% ऑफ नेशनल वेल्थ। 73% of wealth generated in 2017 went to the richest 1%, while 670 million Indians who comprise the poorest half of the population only saw 1% increase in wealth. कहने का मतलब है कि अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है और गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है। ये सिर्फ कह रहा है कि अमीर जो है वो ज़्यादा अमीर हो रहा है, पर ये नहीं कह रहा कि गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है। ये कह रहा है कि जो गैप है बहुत अमीरों का के साथ, वो इंक्रीज़ हो रहा है। पर ये भी हो सकता है कि अमीर लोगों की जो वेल्थ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो, और अगर जो गरीबों की इनकम है वो बढ़ रही है, पर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही जितनी अमीरों की बढ़ रही है। ये मेरा इसका इंटरप्रिटेशन है। अगर आपने और मैंने कंपनी स्टार्ट करी कल, उस कंपनी को ग्रोथ मिल गई अप टू अ पॉइंट,
फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कुछ सालों के बाद जहां हमें लगे कि नहीं, अभी और भी बड़ी गेम खेलनी चाहिए और इन्वेस्टर्स के पास जाने के बदले हम पब्लिकली लिस्ट कर देंगे इस कंपनी को। अगर फिर से और भी ज्यादा ग्रोथ मिली तो वी माइट बेसिकली यू एंड मी विल बिकम रिच। एक बार जब हमारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई और लोगों ने पैसे डाले तो हम पहले से अमीर थे और भी अमीर हो जाएंगे। यही आप कह रहे हो? हाँ, हो सकता है, पर इतना भी आसान नहीं है। हो सकता है क्योंकि मतलब हर कंपनी भी ऊपर नहीं जाती। हमें पिछले 3-4 साल में लगता है कि हर कंपनी में पैसे बन रहे हैं, as in जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, पर ये हमेशा नहीं होता है। मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट 30 साल से ऊपर देखा है और मैं उस फेज में भी देखा है मैंने 10 साल के लिए, जब स्टॉक मार्केट कहीं नहीं गया और इतनी सारी कंपनीज थी इंडिया में जो 50-60% उनमें नुकसान भी हुआ। तो ये हम इतनी आसान बात नहीं है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि जब स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट करती है तो मैंने ये एक बड़ा अर्ली लेसन सीखा आपने का कि आपका टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर हर रोज़ आपका जो स्टॉक प्राइस है वो लोग देखते हैं, हर रोज़ उस पर कॉमेंट होता है। तो और अगर इन्वेस्टर्स को कुछ पसंद नहीं है तो उसके बारे में आपको सुनने को ज़्यादा मिलता है। तो इन वे एक बार आप कंपनी लिस्ट करो तो आपका एक नया बॉस हो जाता है। आप सोचते हो आप एंटरप्रेन्योर हो, आप अपनी कंपनी चला ले हो, पर एक बार आप स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करो तो आपका बॉस स्टॉक मार्केट हो जाता है। लाइफ में टेंशन बढ़ जाती है। बिल्कुल। सर इस डेटा पॉइंट से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है, क्योंकि ये जो टॉप 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है, ये हम मोस्टली Tier 1 शायद Tier 2 की बातें कर रहे हैं, पर 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल या तो मिडिल क्लास या तो बिलो मिडिल क्लास। हाँ। उनका अब माइंडसेट क्या रहना चाहिए लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, सेविंग्स को लेकर? अगर आप उनके फाइनेंशियल एडवाइजर या करियर एडवाइजर होते, आप उन्हें क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट में आप पूरा अपना पैसा कभी मत लगाइए, क्योंकि जो भी छोटा मिलता है उसमें आप अगर 30-40% कुछ लगाएं मार्केट में स्टेडली तो वो ठीक है। पर आपका सबसे पहला होता है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे सिक्योर करो। ये तो मेरा मानना रहता है इन टर्म्स ऑफ दैट कि आप तो इसलिए आपको कितना स्टेडी इनकम चाहिए उससे आप कितना करें। और इन टर्म्स ऑफ जहाँ तक हो सके, मेरा जो पर्सनल फिलॉसफी है, मैं कर्जा बहुत कम लेने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरे है कि मैं चैन की नींद कैसे सोऊं। पर काफ़ी लोग हैं जो इनको इतना प्रिविलेज नहीं है कि वो अपनी इतनी इनकम हो कि वो उसी पे पूरा अपना रोटी रोज़ी निकाल लें। तो इसलिए आई थिंक दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है पर्सनल क्या है। और ये मैं मतलब सारे अपने इन्वेस्टर लोगों को भी बोलता हूँ कि आप चैन की नींद कैसे सो सकते हो, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है जी। ये जो लोग काफ़ी अमीर होते हैं, ये कोई ऐसे होते हैं कि ये बहुत सारा कर्जा लेके अमीर हो जाते हैं, पर वो इतना रिस्क ले पाते हैं। पर उसका ये भी डाउन साइड रहता है कि अगर आपका कुछ खराब हुआ तो आपका जो फॉल होगा वो और तेज़ी होगा अगर आपने इतना रिस्क लिया तो। अनिल अंबानी, हाँ, आप बोल सकते हैं। CCD के ओनर भी थे। हाँ, सेम लॉजिक। तो बहुत लोग ऐसे इंडिया में जो हिस्टोरिकली ऐसे हुआ है, वेस्ट में भी, अमेरिका में भी इतने सारे लोग हैं जिनको कर्जा ने लेके डूबा है। ओके, हमारे देश के मिडिल क्लास के लिए और लोअर मिडिल क्लास के लिए मैं कुछ करियर एडवाइस देना चाहूँगा इन पॉइंट फॉर्म, एंड प्लीज ऐड अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। चलिए। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो कॉलेज के बाद, क्योंकि असली पढ़ाई आजकल कॉलेज के बाद हो रही है। यही पॉडकास्ट ज़्यादा देखो, सुनो, सीखो कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और अपस्किल करो खुद को। जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे, जितना ज़्यादा आप दुनिया के बारे में जानोगे, उतने ही अच्छे आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स बन जाते हैं। पहले ये कहना चाहूँ। इसके बारे में मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जितना प्रैक्टिकल काम करो और जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। कि आप किसी जॉब करो, इंटर्नशिप करो, उससे कितना जॉब पे आप सीख पाओ। जॉब की बात की जाए ना सर, तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि घर छोड़ना चाहिए एट सम पॉइंट। ये कठोर सच है ज़िंदगी का। हाल ही में मैं बनारस गया था, कुछ स्मार्ट लड़के मिले वहाँ। आई एम श्योर कि कुशाग्र भी ये एपिसोड देखकर कुशाग्र मिला। हाँ। उसने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी यूट्यूब को लेकर। हाँ। जो मैंने अप्लाई भी की है। मेरी फर्स्ट थॉट ये थी कि यार ये इतना स्मार्ट बंदा है। फिर मैंने बोला कि भाई आप ना Tier 1 सिटी में शिफ्ट हो जाओ, आपका दिमाग बहुत बड़ा है, यहाँ अपॉर्चुनिटी कम है,
उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे क्लोज्ड हो गई, हम्म, क्योंकि आई एम श्योर वो शायद फैमिली ओरिएंटेड है, उसे बनारस से प्यार है, हम्म, उसे वहां रहना था। हम्म, तो मैं मानता हूँ कि अगर आपको खुद के शहर में रहना है तो फिर वहां बिजनेस स्टार्ट कर लो, हम्म, लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे बढ़ा सकते हो, और भारत में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। हम्म, पर बिजनेस करने की काबिलियत हर किसी में नहीं होती, एंड दैट्स फाइन, हम्म, क्योंकि बिजनेस के लिए अलग अलग, मतलब बहुत सारे अलग स्किल सेट्स लगते हैं, पीपल मैनेजमेंट, लीडरशिप, एक्चुअल टेक्निकल स्किल्स, सेल्स स्किल्स, बहुत बड़ा स्किल सेट होता है जो MBA कॉलेज नहीं सिखा सकता, कॉलेज नहीं सिखा सकता। ये किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, ये मैं मानता हूँ, और बहुत घिसाई करनी पड़ती है। I also would go as far as saying 95% of the people I meet in life are not capable of becoming entrepreneurs, क्योंकि संघर्ष होता है बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो वो जो 95% है, मैं मानता हूँ कि अगर उन्हें ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो घर छोड़ना चाहिए या खुद का शहर छोड़ के बड़े शहर में जाना चाहिए। इवन एट द सेम मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या शायद मैं मुंबई छोड़ूं, सैन फ्रांसिस्को जाऊँ थोड़ी देर के लिए, दुबई जाऊँ, एटलीस्ट ये थॉट्स तो होने चाहिए खुद के दिमाग में, क्योंकि जो आपको ज़बरदस्त ग्रोथ मिलेगी वो शायद आपके खुद के घर के बाहर ही मिलेगी। राइट, ये मैं स्पेशली अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए। एब्सोल्युटली एग्री विद यू। जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो, दैट इज द बेस्ट थिंग टू हैपन। और फिर Clear. अगर पूरे देश ने एक साथ ये सब किया हाँ, तो फिर एक्चुअली हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। बिल्कुल। थोड़ी एम्बिशियस स्टेटमेंट है, आई एम श्योर, Right. बट राइट, नहीं मैं इस बात से पूरे सहमत हूँ आपसे। ओके। एक और पीस ऑफ करियर एडवाइस सर, वही कि आई थिंक जो आपने कहा सेफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर किसी को पता है कि आज कोई सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे नहीं रखेगा, एटलीस्ट FD म्यूचुअल फंड्स में हाँ, इन्वेस्ट करे, हाँ, करेक्ट? बिल्कुल। एटलीस्ट वहां से शुरुआत करनी चाहिए, और हाँ. जनरली पर्सनल फाइनेंस के बारे में और सीखना चाहिए। राइट, अगर स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर रहे हो तो प्रिपेयर करके शुरुआत करो, पढ़ाई करके शुरुआत करो, दैट्स राइट। वो आप अपने घर से कर सकते हो, हाँ, बट वो एकदम अच्छे से आपको स्किल सीखनी है। बिल्कुल। एंड स्पेशली अगर आप उसको ट्रेड करना चाहते हो, बिकॉज जी। ट्रेडिंग बहुत ही हाई स्किल होता है। डेली ट्रेडिंग। हाँ, डेली ट्रेडिंग हो या कुछ भी ट्रेडिंग हो, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि बहुत सारे लोग वही कर रहे हैं कि आप उनसे मतलब बेटर कैसे कर पाएंगे। तो ये इतनी आसान बात नहीं है। पर इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया मैंने देखा है, वो ज़्यादातर लोग होते हैं जो अच्छी कंपनी खरीद के बहुत सालों सालों तक डेकेड्स को लेकर वो उन कंपनीज को होल्ड करते हैं। सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स मैंने ये दुनिया में ऐसे देखे हैं। थोड़ा और जानना चाहूँगा आपके करियर के बारे में, स्पेशली एक फाइनेंस पर्सपेक्टिव से ही। जैसे यहाँ जब 22 साल की उम्र में लोग पैसे बनाने लगते हैं, आज हर किसी को पता है कि इनिशियली लो रिस्क लो रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, क्योंकि वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। जब तब पैसे बने थे तो आपने भी सेविंग्स पर फोकस किया। हाँ, तो वहाँ 2 सवाल है। पहला सवाल है कि आपने क्या किया, दूसरा सवाल है कि जनरली अमेरिकन्स क्या करते हैं अपने सैलरीज के साथ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सेविंग्स। जैसे भारत में अभी म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, इन सब चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है, वहाँ के लोग क्या करते हैं? तो जो हम ट्रेंड अभी फॉलो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली अमेरिका ने फॉलो किया, विच इज़ दैट कि जो वहाँ के लोग थे उसको 401 के अकाउंट्स कहलाते हैं, कि उन्होंने हर महीने स्टेडली जो भी अपनी इनकम है वो स्टॉक मार्केट में डाली। तो वही प्रोसेस अब इंडिया में हो रहा है जो अमेरिका में हुआ था। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी सबसे बड़ी गलती अगर कुछ रही है पिछले 30 सालों में, जब मेरी खुद की आमदनी रही है, वो है कि आई विश कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पैसा मार्केट में डाला था, क्योंकि मैं बहुत फोकस था कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। मैंने इतना फोकस नहीं किया कि जो मैं सेव कर रहा हूँ उसको मैं कैसे ऑप्टिमाइज़ करूँ, कि मैं कहाँ डालूँ। तो अगर मैं पिछले 30 साल में अगर मैंने कुछ गलती करी है, मुझे कुछ लाइफ में बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं है। अगर कुछ रिग्रेट है वो है कि मैंने जो सेविंग्स करी उस पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। मेरा फोकस हमेशा रहा आमदनी का कितनी हो रही है और उसको कैसे बढ़ाएं। मतलब 30 साल के मेगा सक्सेसफुल फाइनेंशियल करियर के बाद आप ये कह रहे हो? हाँ, क्योंकि मतलब मैंने फोकस किया दूसरों का पैसा मैं कैसे मैनेज करूं, पर अपना खुद का पैसा बेटर मैनेज कैसे हो इस पर मैंने इतना फोकस नहीं किया। ये मैं आज काफ़ी फ्रैंकली कह सकता हूँ। ये पता कैसे चला आपको क्या कि ये गलती थी? नहीं, गलती क्योंकि अभी दिख रही है। क्योंकि अगर मैं देखूं कि अगर मैंने बेटर सेव किया होता तो मेरी जो आज नेटवर्थ है वो ज़्यादा हो जाती।
पर इसके बारे में मैं आपको ये थोड़ा डाइग्रेशन है, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो अमेरिका के सबसे एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने मुझे एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट दिया था, और वो कमेंट मेरे साथ हमेशा रहा है। उन्होंने मुझे ये बताया था कि आपकी जो भी नेटवर्थ है, आपका जो भी आपको सारा मिला के है, हर आदमी को लगता है, हर आदमी औरत को, कि आई विश इसका मेरा दुगना होता, कोई भी लेवल हो आपकी। तो इसलिए उतना डिससेटिस्फैक्शन भी हमेशा रहता है हर आदमी को, कि आपकी जो पूरा नेटवर्थ हो 10 लाख हो या 100 करोड़ हो, जब आप उस पर पहुंचते हो आपको लगता है अरे इसका मेरा दुगना होता तो कितना बेटर रहता। रिलेटेबल। जो ये कह रहे हो ना आप सेविंग्स के बारे में, हाँ, कि आप मानते हो कि ये या तो आपके सीए का काम होता है या तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का काम होता है? वो आपको एडवाइस कर सकते हैं, पर जितना आप खुद कर पाओ वो बेटर है। ओके। हाँ, तो मेरा तो ये मानना है, वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। और दूसरी बात मुझे मानना है कि इट्स जितना लॉन्ग टर्म आप सोचो अपने बारे में, द बेटर इट इज़। और जितना शॉर्ट टर्म सोचो कि मेरा क्या हो रहा है, उससे घाटा ज़्यादा होता है और कमाई कम। सुब्रमण्यन स्वामी सर आए थे शो पर, उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स ही अबॉलिश करना चाहिए। ये एक एक्सट्रीम इकोनॉमिक रिफॉर्म सजेस्ट किया था उन्होंने। आई डोंट नो अभी प्रैक्टिकल रियलिटी, क्योंकि मैं खुद इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। 2 सवाल। पहले, एक इकोनॉमिस्ट की क्या राय है टैक्स रेट पर, और दूसरा सवाल यह है कि अमेरिका में टैक्सेशन सिस्टम कैसा है और चाइना में टैक्सेशन सिस्टम कैसा है? या तो 2 चीज़ें हैं कि अमेरिका में जो टैक्स रेट्स हैं वो इंडिया से भी हायर है। जैसे अगर न्यूयॉर्क में अगर आप रहते हैं, आप स्टेट लोकल टैक्स करें, तो जो हाईएस्ट ब्रैकेट है वो आपको 50% से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। जो सबसे अमीर है? हाँ, सबसे अमीर लोग हैं जिनकी आमदनी होती है 50% से ज़्यादा। मेरा मानना है कि अगर आप 50% से ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो तो इफ़ेक्टिवली आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, है ना? तो ये बात है। इंडिया में मतलब ये है कि इंडिया के टैक्सेस जो हैं वो कोई बीच में है। जैसे अमेरिका, यूरोप में बहुत हाई टैक्सेस होते हैं, एशिया में ज़्यादातर लोअर टैक्सेस होते हैं। ईस्ट एशिया में अगर आप देखिए, दुबई में तो आपको मालूम है 0 है, और आप सिंगापुर में देखिए तो 20% है, और काफ़ी नेशंस हैं जहाँ पर टैक्स फ्लैट भी रहता है कि आपकी इनकम कुछ भी हो, हम फ्लैट टैक्स करेंगे, क्योंकि जितने आप टैक्स स्लैब करें, जितने आप कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम को बनाएं, उतनी मुश्किल होती है एवरेज पर्सन के लिए। तो मेरा तो मानना है इकोनॉमिस्ट से कि 2 चीज़ें, कि एक, आप टैक्सेस हर साल चेंज मत किया, क्योंकि उससे मतलब जो है और परेशानी बढ़ती है। एक इंसान की फाइनेंशियल प्लानिंग भी बदल जाती है। एग्जैक्टली। तो हर साल में कुछ टैक्स ये चेंज करेंगे, वो चेंज करेंगे, एक्सेट्रा। ये मतलब 20 साल ठीक है जब आप टैक्स सिस्टम बना रहे थे, ज़रूरत थी। आज जितना चेंज करेंगे उसको उतनी परेशानी होगी। और दूसरा मेरा मानना है कि जितना लो आप टैक्स रख सकें वो बिल्कुल बेटर बात है, और जितने आप एग्जेम्पशन कम करें वो बेटर बात है। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स कोड की बात आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और एक चीज़ और मुझे मानना है कि इंडिया में भी ये जो है, काफ़ी लोगों का ये जो गवर्नमेंट है और जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका ये माइंडसेट बहुत रहता है कि हम जाके कैसे इन लोगों का, ये सब चोर लोग होते हैं बहुत, तो लाइक कि इनकी स्क्रूटनी ज़्यादा बढ़ाएं, ये करें वो करें, लाइक, तो इससे भी परेशानी रहती है काफ़ी लोगों को। एज इन सर, मतलब आप कह रहे हो कि ये माइंडसेट रहता है ब्यूरोक्रेट्स का कि हमारी पॉपुलेशन में बहुत सारे चोर हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और बहुत सारे चोर पैसे नहीं दे रहे, तो उनका मतलब पैसा कैसे उठाएं एंड ऑल दैट। तो आई थिंक दैट इससे भी काफ़ी परेशानी लोगों को रहती है, जो शायद सच है इन टर्म्स ऑफ, मतलब बहुत सारे लोग टैक्स एवेड करते हैं। हाँ, टैक्स एवेड करते हैं, पर क्या होता है कि जो टैक्स दे रहे हैं उनकी स्क्रूटिनी भी बढ़ती रहती है, तो वो भी परेशान होते हैं। तो कुछ सिस्टम हमें डिवाइस करना है कि मतलब ये कैसे कम हो। जो डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि टैक्स होना ही नहीं चाहिए, ये सिस्टम दुबई भी फॉलो कर रहा है। पर ये बहुत मुश्किल है इंडिया जैसे कंट्री में, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। ऐसा कोई बड़ा देश है नहीं जिसपे टैक्स सिस्टम ही नहीं है। तो ये बात तो ठीक है, ये मतलब रेडिकल आइडियाज़ होने चाहिए सिस्टम में, पर ऐसे इम्प्लीमेंटेशन, इस बात के बारे में बात करना भी मतलब वर्थवाइल नहीं, क्योंकि इसका चांस कि ये फॉलो होगा इंडिया में कोई 0 है इन टर्म्स ऑफ दैट। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स कोड सब चाहते हैं, और कि स्टेबिलिटी
इन टैक्स रेट्स एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स कोड, मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लोगों के लिए। और जो सबसे ख़राब आदत होती है वो होती है कि आपके जो पिछले के टैक्स रिटर्न हैं उनको बार बार जब आके सरकार देखती है या और पहले तो सबसे बड़ी गलती एक सरकार ने करी थी 2012 में कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स भी इंट्रोड्यूस करना, कि कुछ लॉ पास करो कि जो पहले आपको जो टैक्स था वो भी आपको भरना पड़े जब आपने वो डिसीजन लिया था उस टाइम वो टैक्स नहीं था। तो ये सिंप्लीफिकेशन स्टेबिलिटी की बात है। हमारी सरकार के इकोनॉमिस्ट से जब मैंने बात करी मुझे पता चला कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का नेचर ये होता है कि जब आप उन्हें अप्लाई करते हो और एक्चुअली देखते हो कि असली ह्यूमन बींग्स इनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फिर ही इकोनॉमिक थियोरीज का सच पता चलता है। तो इन अ वे एक्सपेरिमेंटेशन होती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर। तो क्या ये अलग अलग टैक्स के रिफॉर्म्स या टैक्स के फॉर्मेट्स एक्सपेरिमेंटेशन है? ब्यूरोक्रेट्स को लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए हर साल टू शो कि उनका वैल्यू ऐड क्या है। ओके ओके। तो मुझे लगता है कि उस वैंटेज पॉइंट से भी देखिए इसको। हर किसी को वो फीलिंग चाहिए कि यार मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी भी राय दैट्स राइट सुननी चाहिए लोगों को। दैट्स राइट। यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कल्चरल प्रॉब्लम है। आई थिंक सो। तो जितनी भी बातें अब तक हुई है सर, मैंने आपको हमेशा सवाल पूछे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करियर एडवाइस। आप जैसे लोगों को करियर एडवाइस देनी चाहिए इंडियन पॉपुलेशन को। आई जेन्युइनली बिलीव दैट, क्योंकि आप डेफिनेटली आप हमें इकोनॉमिक्स के बारे में सिखा रहे हो, जियोपॉलिटिक्स के बारे में सिखा रहे हो, बट एक्चुअली आप एक बहुत सक्सेसफुल इंडिविजुअल हो फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मटीरियल पर्सपेक्टिव। तो हमने काफ़ी सारे डोमेन्स कवर किए। इज़ देयर एनी पॉइंट यू वुड लाइक टू टेल द ऑडियंसेस? अभी आपको आप समझ गए हो कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। कुछ पॉइंट्स आप हाईलाइट करना चाहोगे एट दिस पॉइंट? नहीं, देखिए मतलब मेरा एक लाइफ में अगर एक मंत्रा रहा है, लिव लाइफ इन पैरेलल नॉट इन सीरीज। अब इसका मतलब क्या है कि बहुत लोग ऐसा प्लान करते हैं कि मैं अब अगले 5 साल बहुत हार्ड काम करूंगा और उसके बाद जब मेरी आमदनी होगी तो मैं ये करूंगा या वो करूंगा। मेरा हमेशा मानना रहा है कि हर हफ्ते हर महीने आप ऐसे जिए कि आपकी लाइफ यही है। तो जैसे हर रोज़ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम 1 या 1.5 घंटे जाके अपना वर्कआउट करूँ। जैसे कितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो या ना हो, वो मैं कभी उसको चेंज नहीं करना चाहता। और दूसरी बात कि अपने दोस्तों के साथ कैसे मैं टाइम बताऊं, फैमिली पर कैसे ध्यान दूं और मज़े भी कैसे करें। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि हर 4-5 महीने कम से कम हफ्ते 10 दिन की छुट्टी लो, जैसे उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिले। तो यही मेरा लाइफ का मंत्र रहा है, लिव लाइफ इन पैरेलल नॉट इन सीरीज। कि जो लोग बोलते हैं कि मैं अगले 5 साल तक सिर्फ यही करूँगा, उसके बाद मैं अगले 10 साल तक करूँगा और ये होगा। अब आपको कैसे मालूम कि 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आपकी क्षमता रहे वो कुछ करने की, आपकी फैमिली भी ठीक रहे, आपके दोस्त भी आपसे मिलजुल के बात करें? काफ़ी चेंज हो सकता है। So therefore that is my central life philosophy. Okay. आप दुनिया भर ट्रैवल करते हो, दुनिया भर के लोगों के साथ, इकोनॉमिस्ट के साथ बात करते हो। इस पूरे पॉडकास्ट से मुझे ये पता चला है कि भारत को FDI की ज़रूरत है, राइट, अमंग्स मेनी अदर थिंग्स, बट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फेयर टू से? हाँ, इन टर्म्स ऑफ हमें एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि जब FDI नहीं, कि बोथ प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कैसे बढ़े। क्योंकि आपने भी दिखाया कि सिर्फ कंजम्पशन पे हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती, क्योंकि हमारे लोग भी काफ़ी कर्जा ले रहे हैं, पर उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए। अगर आमदनी बढ़नी है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ना चाहिए, बोथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ना चाहिए। और उसका इकोसिस्टम सरकार कैसे बेटर क्रिएट करे, उस पे मेरे ख्याल से फोकस होना चाहिए। आपने कहा कि 1996 में आपको $100,000 एनुअल इनकम का जॉब ऑफर मिला था। हाँ। और ये 1996 की बात है। हाँ। आई एम अज्यूमिंग कि रुपी का वैल्यू तब 40 रुपीज़ कम था उससे भी। उस टाइम मेरे ख्याल से, अगर मुझे याद रहेगा, रुपी का वैल्यू उस टाइम 35 था। 35। हाँ। यानी कि $1 इक्वल टू 35 रुपीज़ इन 1996 रफली। हाँ।
वो भी बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, हाँ बहुत, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। मतलब साल के कितने, 35 लाख्स हाँ, रफली, उस टाइम के। उस टाइम के 35 हाँ। लाख्स। मतलब आज अगर 2024 में ऐसा ही जॉब ऑफर होता तो हाउ मच वुड इट बी? लॉट मोर, एग्जैक्टली। हाँ डबल, हाँ प्रीटी मच। हाँ, कम से कम 1 करोड़ टाइप्स। और हाँ, आपकी एज क्या थी तब? उस टाइम मैं 22 साल का था। हाँ। ओके, 22 साल की उम्र में ऐसा जॉब ऑफर, हम्म, और आपने 22 सालों के लिए काम भी किया, हम्म। करेक्ट? उसके बाद इन टर्म्स ऑफ मॉर्गन स्टैनली में मैंने 25 साल का काम 25 किया। हाँ ओके, 25 साल का काम किया उसके बाद। हाँ। आप एक रफ, मैं आपको सैलरी नहीं पूछा पर रफ आइडिया दे सकते हो? आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट 10% एनुअल ग्रोथ मिली होगी आपको। हाँ, मतलब उससे भी ज़्यादा थी। वॉल स्ट्रीट पे अगर आप सक्सेस करो तो उससे बहुत ज़्यादा कमाई हो सकती है अगर आप अच्छा करो तो वो अच्छी बात है अमेरिका की और वॉल स्ट्रीट की। अगर आप वॉल स्ट्रीट पर सिर्फ एक चीज़ के लिए काम करो कि आपको पैसे बनाने हैं तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो फिर आपके पास बहुत टेंशन रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा हमेशा पैशन और इंटरेस्ट इसी में रहा है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में, इन्वेस्ट में, इकोनॉमिक्स में। तो मेरा था कि हमेशा कि मैं कैसे और सीखूं, कि मैं कैसे और पता करूं कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब जो भी पैसे बने वो उसका साइड इफेक्ट था। आपने मेहनत तो बहुत करी होगी, हाँ, बट मेहनत आपको मजेदार लगी या लगा कि यार बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ? नहीं, जब आप उस दौर से गुजर रहे हैं तो काफ़ी ऐसे स्पेल आते हैं कि आपको लगता है कि मैं यहाँ सर्वाइव करूँगा कि नहीं। जैसे आपने बोला कि 1996 में मैंने ज्वाइन करा मॉर्गन स्टैनली। उसके 2 साल बाद ईस्ट एशिया में बहुत बड़ी क्राइसिस हुई थी। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस उसको कहलाते हैं हम। उस टाइम मुझे लगा था कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि जिन लोगों के लिए मैं उस टाइम काम कर रहा था उन सबकी नौकरी चली गई। जी जी जी। तो उस बहुत ही यंग एज पे, 24 साल की मेरी उम्र थी उस टाइम ये सब महसूस करना, जिन लोगों ने आपको हायर किया, आपको पूरा समर्थन दिया, उनकी ही नौकरी चली गई, तो उससे मैं बहुत हिल गया था। और उसके बाद मुझे 2-3 साल लगे थे अपनी खुद की पोजीशन इस्टेब्लिश करने में। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है और थोड़ा लक की भी बात है। पर इन टर्म्स ऑफ, एज आई सेड, अगर मेरा कुछ एक एडवांटेज रहा है वो ये रहा है दैट इन टर्म्स ऑफ कि मैं काफ़ी यंग एज पे मुझे मालूम था कि मुझे यही करना है, तो मैं उसी रास्ते पर जुटा रहा। जो हमने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में देखा, मैं पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। एक्चुअली मैं उनके स्कैम्स के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली जो वॉल स्ट्रीट का कल्चर रहता है कि मेहनत करते हैं लोग, हमेशा पैसों के बारे में बात करते हैं, ऑब्सेस्ड विद ग्रोथ कल्चर, मिलियनेयर ब्रीडिंग कल्चर, ये सब सच है? नहीं, ये बहुत एग्जैजरेटेड भी है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट बहुत ही बड़ा टर्म है जी। वहाँ पर ये भी होता है, पर वहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ काम में लगे रहते हैं और जो पिक्चर में दिखाते हैं वो ऐसा कुछ होता नहीं है उधर। तो इन टर्म्स ऑफ ये बहुत है। और मैंने भी अपने लाइफ में एक चीज़ पर बहुत एम्फेसिस करा कि मैं सिर्फ एक यूनिडायमेंशनल लाइफ नहीं चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने अपनी लेखक की ज़िंदगी पर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा। तो बहुत लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे पूछा कि आपने इतनी कमाई करी। मैंने कल किसी और को इंटरव्यू दिया था और उनका सवाल एकदम उल्टा था। उनका सवाल था कि आपने इस यंग उम्र में ये सब शुरू करा और इतना सारा आपने देखा दुनिया भर में, तो आप आज तक बिलियनर क्यों नहीं है? तो ये आप दोनों नज़ारे से देख सकते हैं। एक नज़ारे से मैं देख सकता हूँ कि हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा करियर रहा है, और लोग भी आके जैसे कल मुझसे पहली बार किसी ने पूछा कि आपने इतने जल्दी सब शुरू करा और आपके टाइम पर यूएस में, न्यूयॉर्क में इतना बड़ा बुल मार्केट रहा, तो आप अभी तक बिलियनर क्यों नहीं है? आप खुद से क्या पूछते हो? मैं खुद से ये पूछता हूँ कि, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे आपको समझाना पड़ेगा शायद इसके बारे में एक चीज़ की। मुझसे किसी ने पूछा दैट व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, कि आप सक्सेस को क्या मानते हो? और इसके बारे में मैंने सोचा कि मेरे लिए सक्सेस सबसे क्या इम्पॉर्टेंट है आज, और इसका मेरा आंसर था दैट मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सक्सेस का मार्कर है
इसको कहते हैं अंग्रेजी में फ्री एजेंट। फ्री एजेंट का मतलब क्या होता है? फ्री एजेंट का मतलब ये होता है कि मैं जो हूँ किसी भी आदमी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, किसी भी ओपिनियन के ऊपर मैं किसी और के ओपिनियन पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। आपके बॉस नहीं है। हाँ, कोई मतलब आपको लगे नहीं कि आपको किसी और से कुछ टेंशन हो रही हो, किसी और के ओपिनियन से, किसी और के वर्क से, क्योंकि जब तक आप उससे इफेक्टेड हो यू आर नॉट अ फ्री एजेंट। तो इसलिए मुझे ये टर्म फ्री एजेंट बहुत पसंद है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आज मेरा कोई टेक्निकली बॉस नहीं है, मैं अपनी कंपनी चलाता हूँ इन टर्म्स ऑफ दैट, पर मुझे भी आज तक इन चीज़ों से काफ़ी आई गेट क्वाइट इफेक्टेड कि अगर मार्केट ऊपर है, मार्केट डाउन है, मेरा पोर्टफोलियो कैसे कर रहा है। अब मैं लिखता हूँ फाइनेंशियल टाइम्स अखबार के लिए, बाहर अखबार के लिए मैं लिखता हूँ, हर 2 हफ्ते मेरा कॉलम आता है कि मेरा कॉलम कैसा कर रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी अभी नई किताब आई है, मुझे अभी तक लगता है कि ये किताब कितनी बिक रही है, नंबर 1 है कि नहीं है, किस मार्केट में नहीं है। तो ये सब चीज़ें मुझे अभी तक इफ़ेक्ट करती हैं। मेरे लिए सक्सेस वो होगा कि जब मुझे ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करना बिल्कुल बंद कर दे। हर व्यूअर को जाकर रुचिर सर की किताबें खरीदनी चाहिए। मेक इट नंबर 1। बट रुचिर सर, मज़ा आया आज। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपसे मतलब ऐसी लंबी बात हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि अभी तो और चलेगा हमारा कन्वर्सेशन, बट थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। थैंक यू। आई थिंक ये आपकी इंट्रोडक्शन थी टू द हिंदी ऑडियंस। अगली बार हम डेफिनेटली पॉलिटिकल थीम्ड कॉन्वर्सेशन करेंगे, शायद अगले चुनाव से पहले हिंदी में, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल ओपिनियंस भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपकी बुक अब रिलीज हो रही है, व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म, तो आई एम श्योर कि लोग इसे जाकर चेकआउट करेंगे, खरीदेंगे। बहुत सारे फैंस मिल चुके हैं आज आपको, आई एम श्योर। जिस तरह की ज़िंदगी आपने देखी है, जिस तरह के एक्सपीरियंसेस आपके, जिस तरह के पर्सपेक्टिव्स आपके पास है, आपने इन सारी चीज़ों को शेयर किया, वो भी हिंदी में। ये एक पावरफुल चीज़ है, क्योंकि देश के हर कोने तक ये बातें पहुंचेगी। तो थैंक यू सर। एनी साइनिंग ऑफ नोट्स फॉर पीपल हु आर लिसनिंग टिल दिस पॉइंट? No, that's great. I mean, in terms of, I just felt, like anything on the book is great, or like as well, because वही है, जब फोकस रहता है तो मेरे एक चीज़ पे फोकस रहता है अभी के लिए। But thank you so much. थैंक यू सर, Thank थैंक यू, you. लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू। Thank you. तो दोस्तों, ये था हमारा एपिसोड रुचिर सर के साथ। इनके साथ एक इंग्लिश एपिसोड भी किया, जहाँ उन्होंने हमारे पॉलिटिकल इकोसिस्टम के रिजल्ट्स प्रेडिक्ट किए थे इलेक्शन से पहले। सोचो यार, दुनिया रुचिर सर की बातें सुनती है, रुचिर सर की राय लेती है इन ऑर्डर टू शेप इटसेल्फ अप। और ये भारतीय हैं, इन्हें हिंदी बोलना आता है। तो मुझे ये बताइए कि अगली बार इनसे मुझे क्या पूछना चाहिए हिंदी में, क्या सीखना चाहोगे आप इस एपिसोड को लेकर? आपको अच्छा क्या लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ऐसे डीप हटके एपिसोड्स करना मेरा गोल है। इन द कमिंग 1 to 2 years फ्रेश टॉपिक्स लेके आएंगे, डीप नॉलेज लेके आएंगे और प्रैक्टिकल टिप्स लेके आएंगे TRS के थ्रू। ये था हमारा एपिसोड रुचिर शर्मा सर के साथ। इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मैं लिंक कर दूंगा नीचे। ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसे लोग होते हैं मॉडर्न सुपरस्टार्स। डेफिनेटली उनकी बुक्स भी जाकर खरीदिए, पढ़िए, ताकि आपका ग्लोबल पर्सपेक्टिव ज़्यादा शेप अप हो जाए। चाहे आपको ज़्यादा अमीर बनना है या चाहे आपको ज़्यादा नॉलेजेबल बनना है लाइफ में, आपको रुचिर शर्मा जैसे लोगों की बातों से दुनिया के बारे में जानना चाहिए। This was the Ruchir Sharma debut on TRS Hindi. From Ranveer and the team, we'll see you very soon.